हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात करें मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की बहुत सारे टॉपिक्स अपने कवर कर लिए हैं, बस बाकी बचा है आखिरी टॉपिक। आखिरी टॉपिक क्या है? मध्य प्रदेश का इतिहास, जो लंबा हो सकता है। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इतिहास की हमें बात करनी है। बिल्कुल शुरुआती समय से भारत के इतिहास में मध्य प्रदेश का इतिहास भी रहा है, बिल्कुल आदिमानव के काल से, है ना। तो हमें यहाँ थोड़ा सा लंबा इतिहास देखना पड़ेगा और इसको हमें पूरा देखना है। लंबी हो सकती है वीडियो, तो दिल थाम के बैठ जाना है और पूरा देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि इससे सारे के सारे आपके इतिहास से संबंधित डाउट्स मध्य प्रदेश के सॉल्व होने वाले हैं और एक एक क्वेश्चन मध्य प्रदेश का यहां से बनने वाला है आपका। तो पूरा इसको देखना है। दोस्तों में शेयर जरूर कर देना है ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच जाए। आखिर दोस्त होते किस लिए, और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि पूरी मध्य प्रदेश की तैयारी आपकी इसी चैनल पर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश का इतिहास, ये पहला भाग है। हो सकता है 2-3 भाग और लाने पड़े हमें, बिल्कुल पक्की बात है ना। सो पहले नंबर का हम इतिहास, बिल्कुल शुरुआत से इतिहास की हम बात कर रहे हैं। इतिहास क्या कहलाता है? इतिहास होता है जो पुराने समय में घटनाएं हैं। अच्छा, घटनाएं तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन प्रमुख प्रमुख घटनाएं जो हमारे प्रोस्पेक्ट से रिलेटेड है, हमारे लिए जरूरी है, उनको हम इतिहास देख रहे हैं। ठीक है। सो यहां मध्य प्रदेश के बारे में हम बात करने वाले हैं। परिचयात्मक इतिहास जो है मध्य प्रदेश का, परिचय देखने वाले। तो मध्य प्रदेश में मनुष्य की उपस्थिति, मनुष्य की मतलब मानव की उपस्थिति की बात चल रही है। कब से मानी जा रही है मध्य प्रदेश में? मध्य प्लेस्टोसीन काल से। कब से? मध्य प्लेस्टोसीन काल से मानी जा रही है। और इसका प्रमाण क्या है भैया? मध्य प्रदेश में हथनौरा। हथनौरा जगह है जिसपे हम और अच्छे डिटेल में बात करेंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हथनौरा से हमें प्राचीनतम साक्ष्य जो है मानव के कपाल, कपाल बोले तो चेहरा की बात चल रही है ना, तो मानव कंकाल, कपाल का टुकड़ा मिला है सबसे प्राचीनतम, जो मध्य प्रदेश का ही नहीं पूरे भारत का सबसे प्राचीन मानव अवशेष माना जाता है। हथनौरा से प्राप्त मानव कपाल जो है वो पूरे भारत का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है मानव का, जो मध्य प्रदेश के हथनौरा जगह से मिला है। हथनौरा जगह का नाम है और ये मध्य प्लेस्टोसीन काल का मानव का कपाल है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। मध्य प्रदेश में अनेक स्थल हैं जहां पे शुरुआत होती है पाषाण युग से। भाई हमने मानव की शुरुआत बिल्कुल पाषाण काल से शुरुआत करी है, जब से बिल्कुल उसने विकसित होना सीखा है ना। सो पाषाण काल को लेके, पाषाण काल से फिर कहां पहुंचेंगे? यहां पाषाण काल को 3 भागों में बांटेंगे। 3 भागों में जो निम्न पाषाण काल है, उस निम्न पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटेंगे, है ना भैया। पुरा पाषाण काल जिसको हम बोल रहे हैं, तो वो निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उत्तर पुरा पाषाण काल। फिर मध्य पाषाण काल आएगा और फिर नव पाषाण काल आएगा। सो भैया पाषाण काल, फिर उत्तर पाषाण युग, फिर उसके बाद यहाँ पर धातु काल मिल जाएंगे। तो धातु काल भी सारे हैं भैया, कांच युगीन, ताम्र युगीन और लोह युगीन। तो ताम्र युग इत्यादि सभी के सभी चीजों के हमें क्या है? हस्तकुटार। हस्तकुटार क्या है भैया? हथियार है, ये औजार है। ठीक है। सो अनेक उपकरण हमें यहाँ के प्राप्त हो जाते हैं। बिल्कुल शुरुआती समय से, पाषाण काल से लेके बिल्कुल धातु युग तक के हमें हथियार भी प्राप्त हो जाते हैं मध्य प्रदेश की बहुत सारी साइट से, ताकि यहाँ हम पूर्ण विकास देख पा रहे हैं मानव का। मध्य प्रदेश के अनेक ऐसे स्थल हैं जहां पर मृतक स्तंभ पाए गए। मृतक स्तंभ समझ पा रहे हैं? समाधियों पे जो स्तंभ लगा देते हैं ना, वो मृतक स्तंभ, जिन्हें मेहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेहर भी कहते हैं। तो अनेक नामों से इनको पुकारा जाता है। ये भी प्राप्त हुए हैं मध्य प्रदेश से। साथ ही साथ पुरा सभ्यताओं, यानी पूर्वाती, बिल्कुल शुरुआती वाली जो सभ्यता है पुरा प्राचीन समय की, सो पुरा सभ्यताएं जो हैं उनमें चालकोलिथिक, क्या भैया? चालकोलिथिक काल से जो मृतभांड उस समय चल रहे थे, मृतभांड यानी मिट्टी के बर्तन जो चल रहे थे, मृतभांड इत्यादि अवशेष भी मध्य प्रदेश में कहां मिले हैं? पश्चिमी मध्य प्रदेश वाले क्षेत्रों में ज्यादा मिले। हालांकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में तो हमें डायनासोर के भी साक्ष्य मिल जाते हैं ना, मिल जाते हैं ना। तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे हमें बहुत सारे मानव इतिहास की जानकारी मध्य प्रदेश से मिल रही है कि नहीं। चलिए आगे देखें तो मध्य प्रदेश में भारत के नहीं विश्व के कुछ प्राचीनतम मानवीय अधिवास भी हैं। अधिवास मतलब जहां निवास किया जाता है मानवों के द्वारा। तो शुरुआती मानव, जो आदि मानव हुआ कर रहे थे, वो कहां रह रहे थे? वो गुफाओं में रह रहे थे, है ना। बिल्कुल गुफाओं में ही तो रह रहे थे। तो भैया अधिवास हैं, इनको क्या कह रहे हैं? रॉक शेल्टर कह रहे हैं, क्योंकि गुफाएं जो है वो काय की बनती है? काय की बनती? पत्थरों की बन रही ना। पत्थरों की गुफाएं जो हैं, सो रॉक शेल्टर इनको कहा जा रहा है। जो शुरुआती मानव के अधिवास स्थल है, अधिवास यानी निवास के स्थल है, वो भी मध्य प्रदेश में मिल जाते हैं। आपने नाम सुना होगा भीमबेटका।
है कि नहीं? जी हाँ। तो अधिकांश जो रॉक शेल्टर हैं या शैलाश्रय हैं, शैलाश्रय मतलब वही गुफा वगैरह, ठीक है, ये चित्रित हैं। कैसी हैं? चित्रित हैं, जिन पर चित्र बनाए गए हैं उनके आश्रय पे। हम भी अपने घर में बढ़िया पेंट वेंट कर देते हैं ना अच्छे से, उस समय ये चित्र बनाते रहते थे। सो चित्रित भी है बहुत सारे, इनमें आदि सभ्यता पर प्रकाश पड़ता, मतलब शुरुआती जो मानव सभ्यता है उसके बारे में जानकारी हमें इन चित्रों से मिल जाती है। शैलाश्रय के अंदर जो चित्र बने, शैल चित्रों से इनकी जानकारी मिल जाती है। रॉक सेंटर या शैलाश्रय जो है, ये इनमें चित्रण जो है यूरोपीय प्रागैतिहासिक गुहा चित्रण से मेल खाता है। यूरोप में जो आदि मानवों के साक्ष्य मिले हैं शैल चित्रण के, वैसे ही हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में मिलते हैं, भारत में, तो भैया इनकी समानताएं पाई जाती हैं। ठीक है। सो भीमबेटका ये जगह है जहां पर सबसे पुराने मानव के साक्ष्य मिल जाते हैं, शैलाश्रयों के, चित्रों के, चित्राश्रय भी हैं उनके। ठीक है। सो उन शैलाश्रयों को विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को ने शामिल किया था। जी हाँ, बिल्कुल सूची में भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया जा चुका है। इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको भूलना नहीं है हमको। ठीक है, चलिए आगे बात कर ले। तो भौगोलिक इतिहास, भौगोलिक मतलब भूगोल की बात हम जो कर चुके हैं, तो भौगोलिक इतिहास के तकनीकी तौर पर यहां पर पैलियो ज्योग्राफी क्या है? अगर हम भौगोलिक इतिहास को तकनीकी रूप से पढ़ते हैं तो उसको पैलियो ज्योग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे पैलियोग्राफी होती है ना, सो वैसे ही पैलियोलिथिक होता है, वैसे ही पैलियो ज्योग्राफी हो जाती है। शुरुआती ज्योग्राफी जो है, ऐतिहासिक ज्योग्राफी, उसको पैलियो ज्योग्राफी कहा जाता है। साथ ही साथ प्राचीन काल में सबसे पहले जो शुरुआत सभ्यताओं के बाद जब जनपद और राज्य इत्यादि बनने चालू हो गए थे, तो मौर्य काल के पहले, क्योंकि मौर्य काल से शुरुआत बहुत अच्छी मान ली जाती, कंटिन्यूटी हमें मिल जाती है साक्ष्यों की, हर चीज की, लेकिन मौर्य काल के पहले से लेकर पूरे परवर्ती मध्यकाल, परवर्ती मध्यकाल का मतलब समझ पा रहे हैं ना, मध्यकाल के शुरुआत की बात चल रही है ना, परवर्ती यानी बाद वाली मध्यकाल, है ना, और उत्तर मध्यकाल के इतिहास के बहुत सारे सूत्र जो है, सूत्र मतलब साक्ष्य की बात चल रही है, मध्य प्रदेश में हमें मिल जाते हैं। तो हमें सारी चीजें पढ़नी है, आधुनिक की तो खूब जानकारी है ना, तो इसमें हम इस वाले वीडियो में प्राचीन भारतीय इतिहास जो है, भारतीय क्या, मध्य प्रदेश का इतिहास, उसको कवर कर पाएंगे, मुझे ऐसा लग पा रहा है। मध्य प्रदेश का इतिहास भी महाजनपद काल से या ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से क्रमिक रूप से हमें मिल जाता है ना, क्रमिक रूप से पूरे साक्ष्य मिल जाते हैं। भारत में नंदवंश, नंदवंश के बाद क्या आया था? मौर्य वंश आया था, है ना भाई, और क्या, घनानंद को मार दिया था, किसने मार दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना, चाणक्य जिनके मंत्री हुआ करते थे। सो नंद वंश के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने ही मौर्य वंश की स्थापना करी थी। किसकी करी थी? मौर्य वंश की स्थापना करी थी। और इनके जो पोते थे, किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के पोते, जिनको अशोक महान के नाम से जाना जाता है, सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है। सो सम्राट अशोक, जब उनके पिताजी राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, तो चले गए थे कर्नाटका, है ना, जैन धर्म की दीक्षा ले ली थी उनने, और अपने बेटे बिंदुसार को राज्य सौंप दिया था। तो जब बिंदुसार राजा थे तब उनका बेटा अशोक है ना, सो अशोक को क्या किया गया था? 11 वर्षों तक उन्होंने अवंती के राज्यपाल की भूमिका निभाई थी। अवंती क्या है? मध्य प्रदेश हुआ करता था बेसिकली, है ना, अवंती जनपद कहलाता था उस समय, और भी छोटे छोटे 2-3 जनपद हुआ करते थे, महाजनपद बल्कि, ठीक है। सो उससे मध्य प्रदेश बना है, तो अवंती जिसमें प्रमुख हो जाता है। तो अवंती के 11 वर्षों तक राज्यपाल रहे अशोक। अशोक ने यहीं पर विदिशा में, विदिशा आपने नाम तो सुना ही होगा, विदिशा जिला, है ना, सांची का नाम सुना है जो रायसेन में पड़ता है, जी हाँ, अभी उसकी भी बात होगी। तो विदिशा, विदिशा उस समय मालवा, अभी भी मालवा के अंतर्गत ही आता है। विदिशा में जो श्रेष्ठी हुआ करते थे, श्रेष्ठी मतलब होते हैं व्यापारी, बड़े जमींदार व्यक्ति, है ना, सो उनके सेठ की, नगर सेठ कहलाते हैं, उनकी पुत्री हुआ करती थी देवी, श्रीदेवी, कई जगहों पे नाम मिल जाता है ना, सो उनसे इन्होंने विवाह किया था। इनके 2 बेटे मतलब 2 बच्चे थे इनसे, कौन से? महेंद्र और संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा भैया श्रीलंका तक चले गए थे प्रचार प्रसार करने बौद्ध धर्म का, ये तो पता ही है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो ये यही श्रीदेवी या देवी के पुत्र और पुत्री हुआ करते थे, जो अशोक से हुए थे, है ना, समझ पा रहे हो? चलिए, अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा का जन्म अशोक की इन्हीं पत्नी से हुआ था, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु चैत्यगिरी, चैत्यगिरी उस समय सांची को कहा जाता था,
है ना। चैत्यगिरी आए पहले, सांची में स्तूप भी अशोक ने निर्मित करवाए थे, है ना। सो चैत्यगिरी आकर फिर वो चले गए थे कहां, श्रीलंका में प्रचार प्रसार करने किसका, बौद्ध धर्म का। कौन, महेंद्र और संघमित्रा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है। मध्य प्रदेश में सांची, सांची का बौद्ध स्तूप जो है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है ये पूरे भारत का, जो विश्वविख्यात है। सांची के स्तूप को भी यूनेस्को विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया है। कब किया गया था इसको, 1989 में। कब भैया, 1989 में यूनेस्को विश्व धरोहर में सम्मिलित किया जा चुका है, याद रखिएगा। मौर्य काल में विदिशा का क्षेत्र केंद्रीय सत्ता हुआ करता था, मतलब राजधानी क्षेत्र हुआ करता था विदिशा का क्षेत्र, मगध का प्रदेश के अंतर्गत, यानी मगध की राजधानी एक समय था। एक समय क्या था, चाहे वो मौर्य समय कह लो, मौर्य के बाद शुंग काल में भी विदिशा यानी मध्य प्रदेश जो है वो राजधानी के रूप में कार्यरत रहा है मगध की, ठीक है। चलिए, हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर चुकी हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके भारत के इतिहास में, प्राचीन भारतीय इतिहास को देखेंगे तो सारी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी, ठीक है। पूरा का पूरा वीडियो वहां पर रखे हुए हैं, तो एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा। अशोक के शिलालेख, जबलपुर के पास रूपनाथ में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रूपनाथ के अभिलेख, है ना, अशोक के। ये है होशंगाबाद के पास पानगुड़ारिया, ये पानगुड़ारिया जगह है, वहां भी इनके अभिलेख मिले हैं अशोक के। और दतिया से गुर्जरा अभिलेख प्राप्त हुआ, गुर्जरा में इनके अभिलेख प्राप्त हुए। ये कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए इनको भी पूछना है। ये केवल मध्य प्रदेश के इतिहास से नहीं, ये भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य से बहुत महत्वपूर्ण है, और कई बार क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसका तात्पर्य है कि मौर्य साम्राज्य के काल में मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र था, नर्मदा घाटी क्षेत्र था और चंबल घाटी क्षेत्र था, ये सभी क्षेत्र जो है इस पर मौर्यों का शासन हुआ करता था। बिल्कुल सही बात है। और मौर्यों के पश्चात भारत का सम्राट जो है, मतलब मौर्य वंश के बाद अगला जो साम्राज्य आता है वो शुंग वंश का आता है ना। मौर्यों के बाद शुंग वंश का शासन मगध पर हो गया था। सो शुंग वंशीय पुष्यमित्र शुंग, इनके बारे में भी पूरा वीडियो पड़ा हुआ है। इनको ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धारक के रूप में देखा जाता है। तो इन्होंने भी क्या किया, भारत पर शासन किया, और उस समय मगध जो था, मगध की शासन हो रहा था शुंग वंश का, उसकी राजधानी या जो क्षेत्र था, राज्य क्षेत्र, वो किसके अंदर आता था, अवंती पड़ता था, उज्जैन वगैरह, विदिशा वगैरह, यहाँ पर राजधानी हो रही थी, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मौर्यों की तरह शुंगों ने भी मालवा को ही महत्व दिया था। बिल्कुल सही बात है। पुष्यमित्र के बेटे हैं अग्निमित्र शुंग, क्या नाम है, अग्निमित्र शुंग। और महान कवि कालिदास जी के नाम तो आपने सुना होगा। सो उन्होंने एक रचना करी है जो इनकी पहली रचना मानी जाती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मालविका अग्निमित्रम। क्या भैया, नाटक है ये मालविका अग्निमित्रम। इसमें मालविका जो प्रेमिका है अग्निमित्र की, ठीक है, इनके बारे में जो प्रेम संबंध से संबंधित नाटक जो है इन्होंने लिखा था। बहुत ही अच्छा नाटक था वो, संस्कृत में था, याद रखिएगा। सो अग्निमित्र ने अपने पिता से राज्यकाल में विदिशा में रहकर इस क्षेत्र पर शासन किया, ठीक है। अग्निमित्र, उनके बारे में पूरा वर्णन मिल जाता है। इस तरह भारत के दो प्राचीनतम राजवंश हैं, कौन कौन से, अपने अपने समय के, चाहे वो मौर्य वंश रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और चाहे शुंग वंश रहे, क्या रहा हो, शुंग वंश रहा हो। इनके समय मध्य प्रदेश का बड़ा भाग तत्कालीन मगध का केंद्रीय राज सत्ता के अंतर्गत, केंद्रीय प्रशासन के अंदर हुआ करता था, यानी प्रशासन यहां से चल रहा था, याद रखिएगा। शुंगों के पश्चात नर्मदा के दक्षिण क्षेत्र में, देखो शुंग के बाद कण्व वंश आया, क्या आया, कण्व वंश। हालांकि ये कण्व वंश ज्यादा समय तक शासन कर नहीं पाया, इनको हटा दिया किसने, सातवाहन ने। सातवाहन के जो संस्थापक है कौन भैया, सिमुख। तो सिमुख ने क्या किया, कण्व के आखिरी शासक जो है उनको खत्म कर दिया, सुशर्मन को। और भैया सिमुख ने क्या किया कि सातवाहन वंश को मध्य प्रदेश में या फिर भारत में स्टार्ट कर दिया। तभी फिर मगध साम्राज्य खत्म हो जाता है ना। फिर समस्याएं चालू होती हैं, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। वहां सातवाहनों के सिक्के कहाँ मिलेंगे, मालवा क्षेत्र में मिलते हैं, जिसमें विदिशा है, नर्मदा घाटी के क्षेत्र में, होशंगाबाद में, जबलपुर के क्षेत्र में, इन सारी जगहों से सातवाहन काल के सिक्के मिल जाते हैं। तो मतलब मध्य प्रदेश का अहम किरदार रहा है इतिहास में, याद रखिएगा। अभिलेखों से भी बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, क्या मिल जाती है, सातवाहन साम्राज्य के अंतर्गत अनूप प्रदेश, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है मध्य प्रदेश पीएससी में भी और मध्य प्रदेश के एग्जाम्स में भी, कि अनूप किस क्षेत्र को कहा जाता था प्राचीनतम, तो निमाड़ क्षेत्र को अनूप प्रदेश कहा जाता था, ये याद रखिएगा। विंध्य प्रदेश तो हमें पता ही है, विंध्यन क्षेत्र वाला, और ऋक्षवत पर्वतीय क्षेत्र, ऋक्षवत
ऋक्ष्वत पर्वतीय क्षेत्र जो है ये सातवाहन साम्राज्य के अंतर्गत आता था। सातवाहनों को राज्य के उत्तरी भाग के, कहा कि राज्य के उत्तरी भाग के वर्चस्व के लिए जो नर्मदा का भी उत्तरी भाग था, जिसमें मालवा भी शामिल था, क्योंकि मालवा नर्मदा के उत्तर में ही पड़ता है, मध्य एशियाई मूल के शक शासकों से युद्ध भी करना पड़ा था, है ना। सो शकों का शासन रहा है, शक भी आए हैं, शकों की 5 अलग अलग क्षत्रप बने हैं, जिसपे हमने डिस्कस किया है, बिल्कुल वीडियो पड़ा है, जाके देख सकते हैं आप। मौर्यों और सुंगों के पश्चात भारत की केंद्रीय सत्ता मगध उनकी शक्तिशाली उतनी नहीं रह पाई, क्योंकि भैया प्रशासन क्षीण जब होने लग जाता है तो ही तो समस्या होती, तो लंबा चल भी नहीं पाया। मगध ही सबसे लंबा शासन माना जाता है, याद रखिएगा। इस काल में हर्षवर्धन की बात भी हमने करी हुई है, वर्धन और पुष्यभूति वंश के बारे में। तो हर्षवर्धन का काल कुछ अपवादों को अगर इनको छोड़ दें, क्योंकि कुछ कुछ राजा हुए हैं शक्तिशाली, है ना। जैसे अगर सातवाहन के बाद हम बात करें तो कुषाण वंश में कनिष्क ने शासन किया कुछ समय तक, अच्छा शासन था। फिर भैया गुप्त साम्राज्य आया, वो भी अच्छा शासन था, मध्य प्रदेश में शासन किया। फिर भैया ये आखिरी शासक है प्राचीन काल में हर्षवर्धन, जिन्होंने क्या किया है भैया, शासन किया है। तो ये कुछ कुछ अपवाद छोड़ दे तो बाकी तो फिर बीच में चुटपुट शासक राजवंश ये आए मध्य प्रदेश में, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। तो इसमें समुद्रगुप्त का साम्राज्य था, वही गुप्त साम्राज्य में हमने बात करी है। तो ये प्रमुख शासन रहे हैं। चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य की बात हमने करी, ठीक है। चलिए, भारत उत्तराखंड और दक्षिणापथ, या उत्तरापथ और दक्षिणापथ बोलते हैं, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत की बात है, तो इसमें विभाजित माना जाता रहा। समुद्रगुप्त, इन्होंने क्या किया, 18 प्रदेशों को जीत लिया, है ना। दक्षिण तक इन्होंने साम्राज्य स्थापित किया था, पूरे भारत को एक करने की कोशिश करी थी और कर भी दिया था लगभग। मालवा हो गया, चेदी हो गया, ठीक है। सो ये सब इनके साम्राज्य के अंदर आते थे। स्कंदगुप्त, ये आखिरी शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य के शासक रहे हैं, हमने बात करी है, गुप्त साम्राज्य की वीडियो भी पड़ी है, तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इनके समय हूणों के आक्रमण होने लग गए थे और हूणों का आक्रमणों का इन्होंने सफलतम क्या किया, विरोध किया था, इसने स्कंदगुप्त। इसके बाद जब इनके शासन समाप्त हो जाता है, तब फिर हूणों ने प्रवेश करना चालू कर दिया था भारत में, ठीक है। हूणों ने संपूर्ण मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप को पद दलित कर रखा था। पद दलित का मतलब होता है कि जीत के रखा था, है ना। आक्रमण करते थे, चले जाते थे, तो जो जगह है वहां पर परेशानी, असमंजस की स्थिति थी पूरे मध्य एशिया में, पूर्वी यूरोप में उनके साम्राज्य को विस्तारित किया जा रहा है। यूरोप के महान साम्राज्यों में हूणों के सामने टिक नहीं पाए, किंतु स्कंदगुप्त के जीवित रहते हुए भारत में भैया पैर नहीं टिका पाए। कौन, हूण साम्राज्य वाले। जी हाँ, उनके जाने के बाद फिर समस्या हो गई। हूणों ने चंबल घाटी में और फिर मालवा को भी जीत लिया, किसके बाद, स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद या शासन के बाद एक प्रकार से। तोरमण भैया बहुत ही शक्तिशाली शासक रहे, किसके, हूण साम्राज्य के। हमने बात करी है, हूण डायनेस्टी डली हुई है, बिल्कुल वीडियो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तोरमण हो गए, उनके बेटे थे मेहरकुल, ये सबसे बड़े शक्तिशाली शासक हैं, याद रखिएगा। हूण साम्राज्य के पूरा पश्चिमी मध्य प्रदेश इनके साम्राज्य में आ गया था मेहरकुल। फिर एरण जगह का नाम है, सागर के पास ये जगह है, ठीक है, याद रखिएगा, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। सो यहां से तोरमण और ग्वालियर के किले में मेहरकुल के शिलालेख जो है ये मिल चुके हैं, इनकी जानकारी मिल जाती है कि भैया हूण का शासन रहा है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हूण साम्राज्य। इसके अलावा नरसिंह गुप्त, बालादित्य, इन्होंने हूणों को पराजित किया था और 525 ईस्वी में यशोधर्मन, क्या नाम है भैया, यशोधर्मन, इन्होंने हूणों को देश से निकाल के बाहर कर दिया था, यशोवर्मन ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगा यमुना के मैदान में जो राजवंश था भारत के केंद्रीय सत्ता में रहे हैं, फिर 300 सालों तक युद्ध चलता रहा, वो आपको पता भी होगा, है ना। जब वे निर्बल हुए तब क्षेत्रीय शासकों का महत्व बढ़ गया। छुटपुट जो इनके शासक हुआ करते थे, सामंत हुआ करते थे, उन्होंने ही फिर सत्ता हथिया ली, छोटे बहुत सारे राजवंश बन गए, केंद्रीय सत्ता नहीं रह पाई फिर, है ना। तो यही चीज हुई और उनमें कुछ महत्वपूर्ण हुए और इन्होंने केंद्रीय सत्ता की सीमा भी नियंत्रित कर ली कुछ छोटे साम्राज्यों ने। जी हाँ, एक समय रहता है हर किसी का जब वो बिल्कुल कहाँ होता है, सीट्स पे होता है। जी हाँ, तो ऐसा ही रहा कि भैया जब बड़ा शासक निर्बल रहा तो उसके अधीन शासक ने हमेशा से क्या किया है, सत्ता को हथियाने की कोशिश करी और वो सक्सेसफुल रहा, तो भैया वो जीत जाता था और सत्ता को हत्या भी लेता था। और कई बार शक्तिशाली इतने हो जाते थे कि भैया वो इकट्ठा करने की कोशिश करते थे, आस पड़ोस के राज्यों को जीतने की कोशिश करते थे, और किया है लोगों ने,
ठीक है, जी हाँ। मालवा में उज्जैनी के शासक थे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की हम बात कर रहे हैं, जी हाँ। विक्रमादित्य ऐसी ही ख्याति है, बिल्कुल ऐसी ख्याति है। उनने आस पड़ोस के शकों को खत्म कर दिया, सारी चीजें गति गति। परंपरा और साहित्य में विक्रमादित्य को भारत का सम्राट कहा जाता है। विक्रम संवत जो चलता है, आपने सुना होगा, ये भारत में विक्रम संवत कैलेंडर है ये, है ना, जो इन्हीं विक्रमादित्य के कारण चलता है। और भारत में फिर उपाधि हो गई थी विक्रमादित्य, और 14 विक्रमादित्य ऐसे राजा बने हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली हुई है। ठीक है, इतिहासकारों में इस बारे में भी मतभेद तो रहते ही हैं, इतिहासकारों में हैं और बिल्कुल रहेंगे। विक्रमादित्य नाम का कोई शासक उज्जैनी में हुआ है कि नहीं हुआ है, ऐसी कोई गारंटी मिली नहीं है। इतिहास में विक्रमादित्य उपाधिधारी बहुत सारे शासकों का उल्लेख मिल जाता है। ठीक है, आखिरी हेमचंद विक्रमादित्य थे शासक, है ना, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। फिर भैया समुद्रगुप्त से पहले की बात करें तो चंबल क्षेत्र में एक छोटा सा शासन हुआ करता था नागवंश का। इसका नागवंशीय शासक। नागवंश की वीडियो भी पड़ी है, आप जाके चेक कर सकते हैं, है ना। पूरे मध्यकालीन इतिहास हो, प्राचीन इतिहास हो, आधुनिक भारत की वीडियो डाली नहीं है, रखी है, वो धीरे धीरे वो भी डाल देंगे। तो इनमें पूरी जानकारी हमने एक एक चीज पे डिस्कस करी, कहीं कोई चीज छोड़ी नहीं है। तो जिनको जो भी लालसा लगे वो बिल्कुल जाके चेक कर सकते हैं, और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, सो इन राजाओं का, नागवंशी शासकों का भी प्रभुत्व रहा है चंबल क्षेत्र में। ग्वालियर के सीमावर्ती क्षेत्रों में पद्मावती या पदम पबाया, ये ईसा की पहली शताब्दी से ही नागवंशी राजाओं के शासन में हुआ करता था। ये जगह का नाम है, ग्वालियर के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, पबाया नाग राजाओं द्वारा राज्य करने का विवरण इनके सिक्कों में मिल जाता है। इनके नागवंशीय शासकों के सिक्कों में नागवंशी राजाओं के राज्य का जो विस्तार है वो मालवा, चंबल घाटी, बुंदेलखंड क्षेत्र तक मिल जाता है। मध्य प्रदेश के बाहर उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना के मैदानों में मथुरा तक इनका शासन हुआ करता था। हमने पूरी बात करी हुई है गंगा नागवंशी शासकों की। इतिहासकारों ने राज्य विस्तार के आधार पर उनकी 3 शाखाएं मानी है। कितनी शाखाएं? नागवंश की 3 शाखाएं चली हैं, जी हाँ। जो पद्मावती शाखा कहलाई, कांतिपुरी शाखा कहलाई, और मथुरा के केंद्र में शासन किया करती थी, एक मथुरा शाखा हो गई। तो भैया ये 3 शाखाएं थी जिन पे हमने बहुत अच्छे से विस्तार से नागवंश वाले वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप जाके वो चेक कर सकते हैं। 6वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में, 6वीं शताब्दी मतलब अब हम ईसा के बाद की बात कर रहे हैं, पूर्व की बात नहीं कर रहे हैं, ईसवी की बात कर रहे हैं। तो द्वितीय चरण में है वंशी कलचुरी राजा। क्या भैया? कलचुरी राजवंश बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश का। तो राजाओं का फिर उदय हुआ है वंशी। पौराणिक काल से ही नर्मदा घाटी का प्राचीनतम राजवंश रहा है वंश। है वंश की एक शाखा निकली, कलचुरी वंश जिसको बोल दिया गया। ठीक है, सो नर्मदा घाटी में परवर्ती है वंशी राजाएं जो है, या इन्हीं को कहा जाता है कलचुरी। ठीक है, सो कलचुरी 2 केंद्र थे सत्ता के इनके विकसित हुए। एक में महिष्मती हुआ, जिसको महेश्वर कहा जाता है आज। महेश्वर आपने नाम सुना होगा, जी हाँ, ओमकारेश्वर महेश्वर सुना है। खरगोन डिस्ट्रिक्ट में महेश्वर पड़ता है, जी हाँ, माहिष्मती। ठीक है, तो वही है। और इस वंश के 3 राजाओं में कृष्णराज, शंकरगण और बुद्धराज, ये संपूर्ण निचली नर्मदा घाटी यानी कि बात करें गुजरात से मालवा तक का विशाल क्षेत्र जो है इनके अधीन रहा था। किसके? कलचुरी वंश के अंदर। इसी वंश में एक राजा हुए हैं वामदेव। इन्होंने 7वीं शताब्दी के अंत में डहाल मंडल, ठीक है, डहाल मंडल में नए राज्य की स्थापना कर ली थी, और नए राज्य की राजधानी जबलपुर के पास में त्रिपुरी हुआ करते थे। तो ये सबसे ज्यादा फेमस हुए, त्रिपुरी का कलचुरी वंश। आप देखेंगे, वीडियो मिल जाएगी आपको, बेफिक्र रहिए, यही प्लेलिस्ट में पड़ी है, प्राचीन भारत इतिहास। फिर भैया परमार राजाओं की बात करें, परमार वंश आया 8वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश में, और मालवा में इन्होंने अपने राज्य की स्थापना। मालवा में पवार राजपूत वंश जो है, इनके नाम से पवार राजवंश भी चला है, दमोह के सॉरी देवास के आसपास। ठीक है, सो प्रारंभ में राष्ट्रकूटों के अधीन ये हुआ करते थे। राजा भोज का नाम कौन नहीं जानता भैया? परमार शासक रहे हैं, बहुत ही उच्च कोटि के, ठीक है, विद्वान तो थे ही, और इन्होंने बहुत डेवलपमेंट भी करवाया है। तो इसी वंश के महाप्रतापी शासक रहे हैं कौन? परमार वंश के कौन? राजा। शिलालेखों में सार्वभौम इनको कहा गया है, और त्रिभुवन नारायण, साथ ही साथ त्रिलोक नारायण, ये भी इनकी उपाधियां रही हैं। तो बहुत सारी उपाधियां इनको मिला। हालांकि हमने बात करी है कि इन्होंने 7 अलग अलग रचनाएं करी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, तो बहुत बड़े विद्वानों की श्रेणी में आते हैं। इन्होंने भैया धारा नगरी, जिसे अबधार कहा जाता है, वहां पर भैया मंदिर भी बनवाया, पाठशाला भी बनवाई, मतलब विद्यालय उस समय का। ठीक है, परमारों की राजधानी धारा हुआ करती थी। धारा यानी आधुनिक धार, धारा नगरी जिसको
ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का पुराना नाम जो है भोजपाल हुआ करता है। क्या? भोजपाल, जो भोज ताल के कारण पड़ा है, जो राजा भोज ने तालाब बनवाया था। ठीक है। हाँ भैया, राजा भोज ने नहीं बनवाया था, एक्चुअल में सच्चाई तो यह है कि राजा भोज के एक सामंत थे, सामंत मतलब समझ रहे हैं, सेनापति टाइप, उन्होंने ये पूरा बनवाया था। हाँ, चलिए, 13वीं शताब्दी तक मालवा में परमारों का शासन रहा है। जी हाँ, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है, परमार वंश की पूरी वीडियो पड़ी हुई है, ऊपर जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, कन्नौज। अब फिर क्या हुआ भैया कि वो समय था 300 सालों तक जब त्रिपक्षीय युद्ध चल रहा था। हमें पता है कि राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहारों में तीनों राजवंशों में कन्नौज को लेकर युद्ध चल रहा था। जी हाँ, है ना। सो वो समय रहा है जब कन्नौज में प्रतिहार साम्राज्य का विघटन हो गया और फिर स्वतंत्र राज्य छोटे छोटे आने चालू हो गए। तो इनमें चंदेल शासक भी हुआ करता था। क्या हुआ करता था? चंदेल राजवंश भी हुआ कर रहा था। 9वीं शताब्दी में, मतलब 9वीं शताब्दी की बात चल रही है, इसके प्रथम चरण में नन्नक ही जो है चंदेलों के संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने इस चंदेल राजवंश की क्या करी भैया? स्थापना करी। और चंदेलों के द्वारा आपको पता है कि भैया खजुराहो की विश्व धरोहर जो है यूनेस्को में शामिल की गई है, विश्व धरोहर सूची में। मंदिर जो है इनके द्वारा ही बनवाए गए थे, चंदेल राजवंशों के द्वारा, और जो कि मध्य प्रदेश की पहली विश्व धरोहर मानी जाती है यूनेस्को में शामिल होने वाली, है ना, 1986। नन्नुक के पौत्र हुआ कर रहे थे, पोते थे जय शक्ति, जो जेजा या जेजक के नाम से जाने जाते हैं, और इसीलिए जेजाक भुक्ति कहा गया खजुराहो को, याद रखिएगा। सो जेजा भी इनको कहते हैं, और चंदेल राज्य जेजाक भुक्ति कहलाया, ये याद रखिएगा, किसके कारण? नन्नुक के पोते के कारण। ठीक है, जय शक्ति। बहुत बढ़िया। चंदेलों की कला प्रियता खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों में देखी जा सकती है, बिल्कुल सच्चाई है। और ऊपरी नर्मदा घाटी में त्रिपुरी के कलचुरी वंश की अभी हम चर्चा कर रहे थे, तो इनके खात्मे के बाद वहां पर राजगौंडों में गढ़मंडला नाम के राज्य की स्थापना की। गढ़मंडला, है ना। जी हाँ, तो गौंड शासक हुआ करते थे यहाँ पे, जिनकी हमने बात करी, रानी चाहे दुर्गावती हो, रानी अवंतीबाई हो, ये सब यहाँ गढ़मंडला की शासिकाएं रही हैं और बहादुर वीरांगनाएं भी रही हैं, इनकी हमने बात करी हुई है इतिहास। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा संग्राम शाह हुए हैं 1480 से 1541 तक इन्होंने शासन किया है, किसका? गढ़मंडला में। ठीक है, और 1564 में अकबर के सूबेदार आसफ खां से जब बोला गया अकबर ने कि भैया जाओ आक्रमण करो, तो उन्होंने आक्रमण करा और इनका सामना करा रानी दुर्गावती ने, जो शासिका रही हैं, संरक्षिका रही हैं उस समय, और इन्होंने रणभूमि में युद्ध करा और वीरता को प्राप्त हुई। ठीक है, तो वीरांगना दुर्गावती 1564 में, ये पूरी की पूरी वीडियो डली हुई है, जाके देख लीजिएगा, मध्यकालीन भारत के इतिहास। ठीक है, वीरगति के पश्चात गढ़मंडला राज्य का धीरे धीरे पतन होना चालू हो गया, और गोंड राजा जो है वो मुगलों के अधीन हो गए, और अधीनता उन्होंने स्वीकार कर। फिर भैया बात करें, इस्लामिक शासन रहे हैं, बिल्कुल, है ना। मध्यकालीन इतिहास तो पूरा का पूरा, चाहे वो भारत का हो, पूरा भारत का, हमने दिल्ली सल्तनत की बात करी, मुगल सल्तनत की बात करी, है ना। सो इस्लामिक शासक आ गए थे, तो दिल्ली में चौहान चल रहे थे। चौहान, पृथ्वीराज चौहान की हमने बात करी है, जो वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, सो चौहानों की पराजय हो गई थी 1192 में, 1191 और 1192 दो युद्ध होते हैं यहाँ पर, कौन से? तराइन के। और तराइन का पहला युद्ध जीत जाते हैं पृथ्वीराज चौहान, लेकिन दूसरा हार जाते हैं, और उसके बाद से क्या है भैया? शुरुआत हो जाती है इस्लामिक शासकों की, और भाई यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का उदय हो जाता है ना। पूरा मध्यकालीन यहीं से शुरू होता है भारत का इतिहास। 4 वर्षों के पश्चात ही प्रारंभ हो जाता है 1196 में गौरी, मोहम्मद गौरी के जो गुलाम हुआ करते थे, मतलब सेनापति थे, प्रधान सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने ग्वालियर नरेश सुलक्षण पाल को पराजित कर दिया, और मालवा का पतन होना चालू हो। 1231-32 में ग्वालियर के राजा मंगल देव जो है वो मुस्लिम आक्रांताओं से पराजित हो गए, और धीरे 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 मध्य प्रदेश का शासन भी इसके दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया। जी हाँ, और सारी चीजें हमने देखी हैं। फिर भैया एक महोदय आए हैं अलाउद्दीन खिलजी, इनकी मूवी आप देख ही चुके होंगे, बिल्कुल देख चुके होंगे। तो खिलजी भैया ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें दूसरा सिकंदर कहा जाता है उपाधि के तौर पर। इन्होंने पूरे भारत को जीत लिया था भैया, पूरे भारत को एक कर दिया, ये अच्छा ही है। ठीक है, अगर हम एकता के रूप में देखें तो। और वैसे तो भैया कोई भी राजा हार रहा है तो फिर बुरा तो लगता ही, क्या ही कर सकते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने मालवा के सभी प्रमुख स्थान जीत लिए। ऐनुल मुल्क
ये मुल्तानी एनुल मुल्क मुल्तानी हुआ करते थे, इन्हें इन्होंने मालवा का सूबेदार बना दिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। और फिर मालवा, उसके बाद खिलजियों के बाद देखो पहले गुलाम वंश था ऐबक के समय, फिर गुलाम के बाद आए कौन? खिलजी वंश। खिलजी के बाद तुगलक वंश। हमने सारी वीडियोस डाली हैं, एक बार जाके चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सो तुगलकों के अधीन फिर मालवा हो गया। ऑब्वियस सी बात है, तुगलकों की सत्ता धीरे धीरे कमजोर होने लगी क्योंकि ज्यादा बड़े शासक थे नहीं, है ना। फिरोज शाह तुगलक आखिरी शक्तिशाली शासक रहे हैं, है ना। उसके पहले मोहम्मद बिन तुगलक, और उनके पहले कौन? गयासुद्दीन, है ना। सो ये तीन शासक ही शक्तिशाली रहे, इसके बाद तो तुगलक शासन कमजोर ही हो गया। तो भैया मालवा पर पहली बार मुस्लिम सुल्तानों ने स्वतंत्र सत्ता का डंका बजाया, यानी कि दिल्ली सल्तनत के अधीनता हटा के खुद का शासन चालू कर दिया, है ना, यहां मालवा पर। और भैया दिलावर खां गौरी, जी हाँ, दिलावर खां गौरी है जिन्होंने मालवा पर शासन स्वतंत्र रूप से स्थापित करा, और मुगलों के आक्रमणों के पहले तक इन्हें सुल्तानों का, इन्हीं सुल्तानों का यहां पर राज्य रहा। कौन सा? गौरी सुल्तान जो रहे हैं वो इनके, ठीक है। मांडू, मांडू का नाम तो आपने सुना होगा, ये मध्य प्रदेश में धार में पड़ता है और बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल माना जाता है। हमने बात इसके बारे में करी हुई है, पर्यटन स्थलों के बारे में, ठीक है। सो यहीं पे होशंग शाह, जी हाँ, मांडू, ठीक है। सो इनकी राजधानी ये मालवा क्षेत्र की हुआ करती थी, धार। धार में मांडू। दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद क्या हुआ भैया? ग्वालियर राज्य फिर से स्वतंत्र हो गया, जी हाँ, बिल्कुल स्वतंत्र हो गया। 1526 ईस्वी, ये वो समय है जब बाबर का आक्रमण होता है, कहा? भारत पर। पानीपत का पहला युद्ध, जी हाँ, वो वीडियो भी डला है। इब्राहिम लोदी, जो आखिरी वंश चल रहा था, लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का, उसके आखिरी शासक होते हैं इब्राहिम लोदी, जिन्हें परास्त कर मार देते हैं कौन? बाबर। और स्टार्ट हो जाता है यहां पर मुगल सल्तनत भारत में, ठीक है। बिल्कुल उनने पराजित करा, और मध्य प्रदेश के ग्वालियर, ग्वालियर के पास में चंदेरी हुआ कर रहा था, मैदिनी राय से चंदेरी का युद्ध होता है, जी हाँ। फिर रायसेन इत्यादि के क्षेत्र इन्होंने जीत लिए। तो मध्य प्रदेश फिर कहां है कि आपके मुगल सल्तनत के अधीन आ गया। हुमायूं, हुमायूं जो थे कौन थे भैया? ये बाबर के बेटे हुआ करते, ठीक है। सो हुमायूं ने गुजरात में बहादुर शाह हुआ कर रहे थे शासक, उनको हरा दिया, और पश्चिमी मध्य भारत जो है वो भी जीत लिया। मंदसौर, उज्जैन, धार, मांडू, ये सब मालवा वाला क्षेत्र किसके अधीन आ गया? हुमायूं के अधीन आ गया, मुगल सल्तनत। ठीक है। हुमायूं की पराजय किससे हुई? शेरशाह सूरी से हुई, बिल्कुल हुई, है ना। सूर्य शासन चला है। फिर मालवा का सुल्तान कौन बन गया? शेरशाह बन गया। फिर बाद में भैया शेरशाह के जाने के बाद सुजात खां को शेरशाह ने क्या किया? मालवा का सूबेदार बनाया, और शेरशाह की मृत्यु के बाद मालवा के शासक फिर से स्वतंत्र हो गए। क्योंकि देखो शक्तिशाली शासक होगा तो अधीन रहेंगे लोग, लेकिन कमजोर शासक रहेगा तो फिर बगावत चालू हो जाती है। यही होता है, पूरा इतिहास यही है, ठीक है। अकबर के काल में मध्य प्रदेश के मालवा की अगर बात करें तो स्वतंत्र अस्तित्व तो रहा ही नहीं, है ना। और वहां का सुल्तान किसको बना दिया गया? बाज बहादुर जो थे उन्हें हरा दिया गया अकबर के द्वारा, है ना। स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, बस ऐसे ही चलता है। फिर अकबर है, अकबर के काल में पूरा मध्य प्रदेश जो है मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आ जाते हैं, और औरंगजेब तक पूरा का पूरा मध्य प्रदेश जो है मुगल सल्तनत के अंदर रहता है। लेकिन फिर औरंगजेब के बाद शक्तिशाली शासक रहे नहीं, कमजोर शासक चालू हो गए, तो फिर छोटे छोटे राजवंशों का हो गया। मराठा साम्राज्य का नाम सुना होगा, जी हाँ, वही। औरंगजेब के जीवन काल में ही चंपत राय के पुत्र हुआ कर रहे थे छत्रसाल, जिन्होंने बुंदेला साम्राज्य की नींव डाली, बुंदेला वंश। तो बुंदेला वंश से ही बुंदेलखंड बना है, याद रखिएगा। और बुंदेलखंड को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया किसने? छत्र। मुगलों के साम्राज्य की जड़ें फिर क्या है? मराठा वंश जो चल रहा था, मराठा राजवंश जो चल रहा था, कहां? महाराष्ट्र में। शिवाजी का नाम सुना होगा, जी हाँ। तो तभी मराठाओं ने खोखला कर दिया किसको? जड़ों को। किसकी? मुगलों की जड़। और औरंगजेब के बाद कोई शक्तिशाली शासक हुआ नहीं, क्या कर सकते? तब बढ़ कौन गया भैया? मराठा साम्राज्य बढ़ गया, है ना। तो 1722-23 में पेशवा बाजीराव का नाम आपने सुना ही होगा। बाजीराव मस्तानी मूवी देखी ही होगी, नहीं देखी? हाँ भाई। तो बाजीराव जो है पेशवा, इन्होंने क्या किया? मालवा पर हमला किया और जीत लिया। फिर उसके बाद यही छत्रसाल के जो बेटी थी, वही तो बाजीराव के मस्तानी थी। हाँ जी भाई, यही मस्तानी थी। तो फिर बुंदेलखंड क्षेत्र भी जीत लिया, जी हाँ। 1731 में अंतिम रूप से मालवा का एक बड़ा भाग जो है, 3 प्रमुख मराठे सरदार, मराठाओं के सरदार थे, इनमें पवार,
पवार के बाद जो पवार वंश चलता है धार और देवास में, होलकर जो पश्चिमी निमाड़ से पूरा का पूरा रामपुर भानपुरा तक ये पश्चिमी क्षेत्र जो है चला वो, और सिंधिया, सिंधे थे ये, सिंधे से सिंधिया हो गए थे, ठीक है। सो सिंधिया जो है इन्होंने बुरहानपुर, खंडवा, टिमरनी, हरदा, उज्जैन, मंदसौर, ग्वालियर, ये पूरा क्षेत्र जो है ये मराठाओं के अधीन आ गया। मराठाओं की 5 हमने बात करी थी, छोटे छोटे राजवंश थे, उनका ग्रुप था मराठा, है ना। सो वही रहे। शिवाजी के बाद क्या है, पेशवाई बढ़ती चली गई, और फिर देखिए मतभेद होना चालू हो जाते हैं, तो वही रहा। और इसी कारण से क्या है, पवार, होलकर और सिंधिया, 3 जो अलग अलग सरदार थे, उनने अपने अपने राजवंश स्टैब्लिश कर लिए मध्य प्रदेश में, ठीक है। सिंधिया वंश हो गया, होलकर हो गया, पवार वंश हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये याद रखिएगा। हैदराबाद के निजाम भी चल रहे थे, हमने बात करी है ना। जी हाँ, तो हैदराबाद के निजाम जो थे वो घबरा रहे थे, क्योंकि मराठाओं की शक्ति बढ़ती जा रही थी दिन प्रतिदिन। वो उत्तर में तो जीत ही रहे थे, दक्षिण में हैदराबाद बगल में ही पड़ रहा है ना, आंध्र प्रदेश वाला, तेलंगाना वाला भाग। तो निजामों का शासन था वो कमजोर हो रहे थे, वो भी डर रहे थे कि भैया मराठाओं की शक्ति इतनी बढ़ती चली जा रही, तो उन्हें रोकने की योजना बनाई। और पेशवा बाजीराव ने क्या किया, थोड़ी सी जल्दी कर दी, सीहोर होशंगाबाद का क्षेत्र जीत लिया। तो भैया यहां पर इनने हराया था, पेशवा बाजीराव ने किसको, निजाम तक को हरा दिया था। क्या कर सकते हैं भैया, शक्तिशाली व्यक्ति शक्तिशाली होता है। 1737 में भोपाल में युद्ध हुआ, निजाम को हरा दिया, बाजीराव ने निजाम को हरा भोपाल के, ठीक है। युद्ध के उपरांत निजाम ने क्या करा, नर्मदा चंबल जो क्षेत्र है वो सारे क्षेत्रों में मराठाओं का आधिपत्य स्वीकार कर लिया, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। रायसेन मराठों ने एक मजबूत किले का निर्माण करवा लिया। मराठाओं की जो अंतरकला यानी मतभेद की बात चल रही है, मराठा सरदारों में मतभेद होने चालू हो, और ये बहुत बड़ी समस्या होती है। कोई घर की बात कर लो, घर में अगर मतभेद है तो घर घर नहीं रह जाता, एकता होनी जरूरी है। वैसे ही हुआ कि मराठा सरदारों में अंतरकला होने के कारण मराठा साम्राज्य भी धीरे धीरे टूटता चला गया, और यही कस्टम है। तो बढ़िया है, इन अंतरकलह के चलते मराठाओं में अफगान सरदार थे दोस्त मोहम्मद खां। कौन भैया, दोस्त मोहम्मद खां। और इन्होंने भोपाल में क्या किया भैया, स्वतंत्र नवाबी राज्य की स्थापना। समझ पा रहे हो, तो भैया ये यहां से चालू हो जाएगा नवाबों का शासन भोपाल में। जी हाँ, अंग्रेजों के आने के पश्चात मराठे हार गए, किससे, अंग्रेजों से, तो इनकी सत्ता खत्म हो गई, और क्या है। बहुत बढ़िया। मध्य भारत में सेंट्रल इंडिया एजेंसी स्थापित करी गई, मालवा कई रियासतों में विभाजित हो गई, और पूरा विंध्य क्षेत्र जो मुगल सत्ता के दिनों में हिंदू राजाओं का अधिकार क्षेत्र में हुआ करता था, अब छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया, और सभी अंग्रेजों की सत्ता सबने स्वीकार कर ली। क्या करेंगे भाई, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, साफ बात यही है। अगर इकट्ठे रहोगे तो मजबूत रहोगे, अकेले अकेले व्यक्ति को कोई भी हरा देता है, और अंग्रेजों ने यही तो करा, फूट डालो शासन करो वाली नीति। तो भैया अंग्रेजों में सब क्या करा, अधीनता स्वीकार कर ली, सारे राजे महाराजाओं ने, छुटपुट राजे रजवाड़े थे, ठीक है। सो शेष मध्य प्रदेश, जिसमें कौन सा क्षेत्र है, नर्मदा घाटी का क्षेत्र, अंग्रेजों ने डायरेक्टली अधीन कर लिया, नर्मदा टेरिटरीज के अंतर्गत इसको रख दिया। तो ये पूरा पूरा क्या रहा, अंग्रेजों के समय फिर मध्य प्रदेश की स्थिति। अभी 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 बचा है, राजे रजवाड़े हैं छोटे मोटे, क्या करेंगे, सबको पढ़ना है भाई साहब। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ये तो हमने पूरा प्रोस्पेक्ट देख लिया, एक ओवरव्यू देख लिया कि कैसे आदि मानव काल से, पाषाण काल से लेके आधुनिक भारत तक मध्य प्रदेश का भूमिका है पूरे इतिहास में, है कि नहीं। जी हाँ, अब एक एक को हमें अच्छे से पढ़ना है। तो यहां पे हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, वैदिक काल, इक्ष्वाकु वंश, है वंश, महाकाल काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, इसके बाद शुंग वंश, सातवाहन वंश, शक क्षत्रप, इंडो यूनानी शासन, कुषाण वंश, नाग वंश, इनमें बोधि वंश है, माघ वंश है, बाकाटक वंश है, ये सारे वंश पढ़ने हैं। गुप्त काल आ जाएगा, परिबाजरक वंश, उच्च कल्प राज्य, पांड्य राज्य, ये सारे के सारे राज्यों को हमें पढ़ना है। समझ पा रहे, ये प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आएगा, प्राचीन मध्यकालीन भारत का, मध्य प्रदेश का इतिहास, ठीक है। ये सारी चीजों को हम यहाँ डिस्कस करें। चलिए स्टार्ट करेंगे कहां से, प्रागैतिहासिक मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का प्रागैतिहासिक इतिहास देखेंगे, बिल्कुल शुरुआती इतिहास। ये देख पा रहे होंगे भीम बेटिका की चित्रकारी है, ये पाषाण पर बनी हुई, जो पाषाण कालीन चित्रकारी कहलाती है, शैल चित्र कहलाते हैं, भित्ति चित्र कहलाते हैं, ये पाषाण काल के बिल्कुल शुरुआती सा भीमबेटका का ये चित्र है, विश्व धरोहर सूची सम्मिलित है यूनेस्को की।
है ना। 2003 में इसको शामिल किया गया है। सबसे पुराने पूरे भारत के क्या विश्व के प्राचीनतम साक्ष्य हैं ये भित्ति चित्र आदिमानव के समय, है ना। तो चलिए ये हो गया प्रागैतिहासिक काल। पाषाण काल, पाषाण काल चला है 42 लाख ईसा पूर्व से, यानी कि ईसा के जन्म से 42 लाख साल पहले की बात चल रही है ना। यानी आज से 42 लाख 2000 साल हो चुके हैं। उतने पुराने समय की बात कर रहे हैं, से लेके 4000 ईसा पूर्व तक के समय को हम क्या कर रहे हैं, इस पाषाण काल के अंदर रख रहे हैं। ताम्र पाषाण काल 2800 से 700 ईसा पूर्व तक का समय ताम्र पाषाण काल के अंतर्गत रख रहे हैं, यानी इसके बाद। फिर मनुष्य का निवास कहां हो रहा था, नदियों के आसपास हो रहा था। नदी घाटी सभ्यताएं जो हैं, कंदरा यानी गुफाओं में इनके औजार मिले, पत्थरों के हड्डियों के बने हुए, जानवरों के शिकार के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले औजार ये बना रहे थे। कि शिकार ही करना था, या तो बचाव करना था या मारना था, है ना। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात चल रही है। अगर जानवर आपको मार गया तो क्या ही कर लोगे, तो आपको बचना है तो जानवर को फोड़ना पड़ेगा, तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। व्यवस्था कैसे करनी पड़ेगी, हथियार रखने पड़ेगा। हथियार उस समय कोई ऐसे अलग से नहीं आ जाते थे, गोली बंदूक जो आज आ गई, पहले के समय में पत्थर ही होते थे, है ना। आज भी यही होता है, जब हथियार कुछ नहीं होता, लड़ाई हो किसी से, तो हम पत्थर उठाने ढूंढते हैं कि कहाँ है पत्थर, कहाँ है, यही करते हैं। वो आदत है, बेसिक इंस्टिंक्ट है ये मानव की, क्योंकि शुरुआती तौर में हम वही प्रयोग कर रहे थे, कुछ नहीं है तो पत्थर ही है, ठीक है। सो वो सारी चीजें मिली है ना, इनके साक्ष्य मिल गए। जैसे भैया भीमबेटका सबसे पुराना हमने डिस्कस किया ही। इसके अलावा भीमबेटका के पास में होशंगाबाद हो गया, सागर, भोपाल, रायसेन, नीमावर, खनेरा, महेश्वर, पचमढ़ी, आदमगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। मंदसौर के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, साथ ही साथ शैल चित्र भी बहुत सारी जगहों पर प्राप्त हुए हैं प्रागैतिहासिक काल के। इन समय के समझ में आई बात को, बहुत बढ़िया। चलिए पाषाण काल को हमने बात करी थी कि बांटते हैं कैसे, 3 भागों। इसको बांटते हैं ऐसे कि भैया ये पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। हाँ हाँ, उत्तर पाषाण काल ही है, जिसको नव पाषाण काल भी हम कहते हैं, ठीक है। तो वही चीज है। फिर पुरा पाषाण काल, है ना, इसमें भी 3 भाग हो जाते हैं। निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उत्तर पुरा पाषाण काल, ठीक है। फिर आता है मध्य पाषाण काल, फिर उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल जिसको कहा जाता है। तो भैया पुरा पाषाण काल की बात करें, पुरा पाषाण काल में बिना बेंत के, बेंत मतलब होता है हत्ता, ये औजार जैसे मान लो कुल्हाड़ी बनाना है, तो ये कुल्हाड़ी जो है ये हत्ता है पकड़ने के लिए, यहाँ पे, यहां से ये आपकी ऐसी कुल्हाड़ी रहती है ना। ये कुल्हाड़ी, ये इससे अपन ने क्या करा, काटा कुछ। तो बिना बेंत की ये चीज नहीं है, ये सपोर्ट के लिए हैंडेक्स वगैरह नहीं है, केवल पत्थर से पैनी चीज है जिससे अपन खोद रहे हैं, ठीक है। सो ऐसे हत्ते वाले औजार जिन्हें हस्त कुठार कहा जाता है। हस्त कुठार मतलब हाथ ही है, ये हाथ को ही अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे इस हत्ते के जैसे इस्तेमाल। खुरचनी का प्रयोग, खुरचनी होती ना, वो खींचते रहते हैं, है ना, वही खुरचनी हो गई। पुरा पाषाण काल के अवशेष हमें कहां कहां मिले हैं भैया, यहाँ पे नर्मदा हो गया, चंबल हो गया, सोन नदी है जिसको सोनार बोल रहे हैं, पार्वती नदी, बेतवा, हिरण नदी, बेनगंगा नदी, इन सब नदियों के आसपास घाटियों में साक्ष्य हमें मिले हैं किनके, इन पुरा पाषाण काल के, है ना। इसके अलावा मध्य पाषाण काल की बात करें तो मध्य पाषाण काल के औजार थोड़े से एडवांस हो गए थे। हाँ भैया, यहां पे जो पाषाण काल को हम विभाजित कर रहे हैं और किसी बेसिस पे नहीं कर रहे, बस हथियारों की श्रेणी के बेसिस पे ही कर रहे हैं कि शुरुआती हथियार जो है पत्थर के बने वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे थे, लेकिन आगे धीरे धीरे सीखता गया मानव और उसने और छोटे और पैने हथियार बनाना चालू करे। तो वही है, यहां उच्च कोटि के पत्थरों से निर्मित हथियार मिलते हैं, इन्हीं के बेसिस पर इसको मध्य पाषाण काल कहते हैं, जो आकार में छोटे हो गए थे। अभी बड़े बड़े पत्थर रह रहे थे, तो कुछ नहीं मिला तो बड़ा पत्थर पटक दिया, ले बाढ़। अब हमने कहा नहीं यार, इसमें मेहनत लगती, कब तक उठा रहे हैं, तब तक फोड़ दिया अपने को, तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। सो हमने देखा छोटे छोटे हथियार जो हैं, छोटे बनाओ पत्थर, है ना, कि छोटे छोटे मार दो, पड़ पड़ पड़, ऐसे करो नहीं, पैने हथियार हो गए थे थोड़े से, ये अब एडवांस रूप से विकसित हो चुके थे, पत्थरों में एडवांस, ठीक है, एडवांसमेंट आ गया, तो मध्य पाषाण काल इसको बोला, ठीक है। फिर भैया उत्तर पाषाण काल, यहां और एडवांसमेंट मिल जाता है आपको, लघु औजार पाषाण काल, माइक्रोलिथ्स की बात चल रही है, इसको ऐसा कहा जाता है। इसमें क्या हो गया था, सल्क, बेदनी, खुरचनी, ये प्रमुख रूप से औजार बने हैं, छोटे और एडवांस, ठीक है। इसमें मानव, पशु, पक्षी, मछली, है ना, इसमें भोजन क्या कर रहा है मानव, किसका, मानव का भी,
जरूरत पड़ी तो क्या ही कर सकते हैं दूसरे व्यक्ति। पशु पक्षी और मछली ये तो भोजन में चल ही रहा था। स्थान जो है कहाँ कहाँ साक्ष्य मिले हैं, पूर्वी निमाड़, शहडोल, मंदसौर, होशंगाबाद, रीवा, सीहोर, उज्जैन, मंडला, छतरपुर, छिंदवाड़ा, इन सारी जगहों पर हमें नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य मिल जाते हैं। नव पाषाण काल में क्या है भैया, कृषि करना इन्होंने सीख लिया। किसने? आदि मानव ने खेती करना सीख लिया ऑफिशियली। अनऑफिशियली तो खेती हो रही थी, हमने कुछ खाया, बीज फेंक दिया, वहां उग गया, हमें पता ही नहीं है। लेकिन अब हम समझने लग गए कि यार इसको ऐसे उगाया जा रहा है कि ये जो बीज हमने फेंका था ये उग गया। अच्छा, तो फिर बीजों से वो प्रॉपर खेती करने लग गए। तो प्रॉपर वो कब है? नवपाषाण काल। प्रतभांड बनाना यानी कि भैया इनने मिट्टी के बर्तन बनाने सीख ली। यार हम रखेंगे भी तो चीजों को, कहाँ रखेंगे, है ना। सो बर्तन होने चाहिए, तो बर्तन भैया अभी तो स्टील स्टील के मिल जाते हैं, पहले स्टील तो खोज हुई नहीं थी, पत्थर ही पत्थर था जो था। सो पत्थरों से अपन ने क्या करा, मिट्टी देखी, मिट्टी नदी के आसपास मिल जाती, तो मिट्टी से अपन ने बर्तन बनाना चालू। तो मृत भांड उनको बोला, मिट्टी के बर्तन मृत भांड जिनको कहा जाता है। इसके अलावा झोपड़ी बनाना एक जगह, क्योंकि अब खेती करने लग गए हो, तो अभी तक क्या था कि आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। अब लेकिन खेती करने लग गए हैं तो भैया खेत तो देखना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा तो एक जगह रुकना पड़ेगा, अब जा नहीं सकते आप, है ना। स्थायी घर बनाना चालू कर दे, तो झोपड़ी वगैरह बनाना आपने सीख लिया। साथ ही साथ वस्त्रों का प्रयोग भी होने लगा। अभी तक आप क्या है कि छाल आल पत्ते अत्ते लपेट के काम चला लेते थे, अब आपने कहा कि नहीं भैया खाल आल लपेटो, है ना। तो जानवरों को जिनको मारा उनकी खालें उधेड़ के उनसे वस्त्र बनाना लिया और पहने। थोड़े से एडवांस होते चले जा रहे हो नवपाषाण। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। इस काल के औजार जो हैं हमें एरण में, एरण हमने बात करी सागर के पास जगह है, जबलपुर हो गया, दमोह, सागर, यहां से हमें औजार मिल जाते हैं नवपाषाण काल के। फिर भैया बात आती है धातु युग की। धातु युग में सबसे पहला जो खोज धातु की मानव ने करी थी वो करी थी तांबे की। किसकी करी थी? तांबे की। तो भैया तांबे के साथ और पत्थर तो चल ही रहा है, तो ताम्र पाषाण का, है ना, तांबा और पाषाण, तो इसको बोलते हैं ताम्र पाषाण काल। ये समय जो है 2800 से 700 ईसा पूर्व का माना जाता है। मानव ने क्या करा, पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग करना भी सीख लिया, और इसके साक्ष्य जो हैं हमें मिल जाते हैं सभ्यताओं के समकक्ष। कौन कौन सी? चाहे वो मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यताएं हैं, उनके समकालीन हमें इनके साक्ष्य मिल जाते हैं हथियारों के, औजारों के। ठीक है भैया। नर्मदा क्षेत्र में मध्य प्रदेश में, चंबल क्षेत्र में, बेतवा क्षेत्र में, क्योंकि ये नर्मदा चंबल बेतवा नदियां हैं। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा ये सिंधु सभ्यता कहलाती है, सिंधु घाटी के आसपास की। मध्य प्रदेश में तो यही नदियां हैं, तो इनके आसपास की समकालीन जो साक्ष्य मिलते हैं हमें यहाँ मध्य प्रदेश में मिलते हैं। इन नदियों के किनारे जबलपुर, बालाघाट, इनमें सभ्यताओं का विकास हुआ है। मालवा में जो सभ्यता है उसको कायथा सभ्यता कहा जाता है, एरण सभ्यता कहा जाता है, अलग अलग जगहों पर मिली है। आवरा सभ्यता होती है, नवादा टोली है, डांगवाला, बेशनगर, ये सब जगहें हैं जहां पर ये सभ्यताएं हमें मिली है। ठीक है, याद रखिएगा मालवा सभ्यताओं के अंतर्गत आती है ये सारी की सारी। ठीक है, प्रमुख स्थल हैं ये। कायथा मध्य प्रदेश की पहली ताम्र पाषाणकालीन बस्ती मानी जाती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, मध्य प्रदेश पीएससी तक में पूछा जा चुका है कि भैया पहली ताम्रकालीन बस्ती मध्य प्रदेश की कौन सी है? तो भैया ये कायथा है, कायथा सभ्यता या मालवा सभ्यता के नाम से इसको जाना जाता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकक्ष मध्य प्रदेश। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर महोदय, ठीक है, सो वाकड़कर महोदय ने नागदा, कायथा, इन सारी ऐतिहासिक जगहों की, प्रागैतिहासिक जगहों की खोज करी थी। याद रखिएगा, इनको बहुत ज्यादा महत्व जाता है। भीमबेटिका की खोज भी इन्होंने ही करी है, वाकड़कर महोदय। ठीक है, सांखलिया साहब, डॉक्टर सांखलिया साहब है, एचडी सांखलिया साहब है, इन्होंने महेश्वर, नवादा टोली, ये सारी जगहों की खोज करी, इनका भी विशेष योगदान है इस मामले में, डॉक्टर एचडी सांखलिया साहब। गोमक्कड़ जीवन समाप्त हो गया, जो आदि मानव थे घूमते फिरते रह रहे थे, अब वो समाप्त हो गया क्योंकि खेती करना चालू कर दिया। खेती की तो आपको अब देख रेख करने के लिए पशु भी लगेंगे, तो आपने पशुपालन भी चालू कर दिया। कब किया? ये इसी समय। ठीक है, पशुओं में आपने पालतू जानवर रखे, गाय हो गया, कुत्ता, बकरी, ये सभी पालतू जानवर हैं जो पाले जा सकते हैं, जिनसे डर नहीं है ना। जंगली जानवर नहीं पाल लोगे, नहीं तुम गए। ठीक है, सो पालतू जानवर आपने पशुपालन करना शुरू कर दिया, जंगली जानवर तो अभी भी मार रहा हो। ठीक है, चलिए फिर भैया क्या हुआ, क्या हुआ,
सिंधु सभ्यता के बाद हम भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं, क्योंकि आर्य आना चालू हुए वही चीज हुई है कि नहीं। सो यहाँ भी वैदिक काल जो चल रहा है मध्य प्रदेश में, कैसे चल रहा है मध्य प्रदेश में वैदिक काल का क्या इतिहास है, उस पर अपन डिस्कस करें। तो भैया आर्यों के आगमन के साथ ही वैदिक काल माना जाता है। आर्य जो लोग थे, है ना, आर्य मतलब होते हैं उच्च कुलीन लोग, सभ्य लोग, ऐसा बोलते हैं। तो आर्य के आने के साथ ही भारत में वैदिक काल माना जाता है। वेद पुराणों की रचना, मतलब पुराण तो बाद में हुई, लेकिन वेदों की रचना इसी समय में हुई, इसलिए इसको वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है, अब वैदिक सभ्यता आर्यों ने स्थापित करी 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ये जो है ऋग्वैदिक काल कहलाता है। क्या कहलाता है? ऋग्वैदिक काल। और 1000 से 600 ईसा पूर्व ये जो समय है ये कहलाता है उत्तर वैदिक काल। क्या कहलाता है? उत्तर वैदिक काल। ये हमने पूरा वैदिक काल का वीडियो बना के रखा है, जाके प्राचीन भारतीय इतिहास वाली प्लेलिस्ट में जाके सारी चीजें मिल जाने वाली है आपको। एक एक चीज बहुत अच्छे से उसमें हमने डिस्कस करी है, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें बड़े डीप में डिस्कस। ठीक है, आर्यों ने क्या किया, जो सिंधु घाटी वाली जगह थी वहीं पर बस गए, पंजाब वाली जगह पे। उसके बाद धीरे 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 इस साइड आना, पूर्व की ओर जाना चालू करा, है ना। और कालांतर में उन्होंने अत्रि, पाराशर, भारद्वाज, भार्गव, ये क्या है, ये गोत्र आना चालू हो गए आर्यों में, है ना। सो कुछ अत्रि ब्राह्मण हो गए, पाराशर ब्राह्मण, भारद्वाज ब्राह्मण, भार्गव ब्राह्मण, है ना। तो ये ब्राह्मणों के रूप बनना चालू हो गए। उत्तर वैदिक सभ्यता 1000 से 600 ईसा, इसमें ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ जो है इसके अनुसार विंध्याचल जो जगह है, विंध्याचल पर्वतमाला है ना। सो विंध्याचल के जो सतपुड़ा के घने जंगल है ना, उसके ऊपर विंध्याचल के घने जंगल है। तो उस क्षेत्र में निषाद जाति रहती थी। निषाद जाति मतलब जो त्यज है, मतलब बेसिकली जो जनजाति लोग हैं उनको आर्यों ने निषाद कहा। ठीक है, सो निषाद जाति वहां पे रहती थी। और मनु जो है भैया, मनुस्मृति के हिसाब से मनु ही जो मानव है उसको मनु की संतान माना जाता है। ठीक है, सो वैवस्वत के 10 पुत्रों में से एक, मनु के शुरुआती 10 पुत्रों में से कारुष ने क्या किया, कारुष वंश की स्थापना करी, जो बघेलखंड में स्थापित है। चंद्रवंश, है ना, चंद्रवंश ये एल वंश कहलाया, जो मनु की पुत्री इला का विवाह हुआ सोम से। किससे हुआ? सोम से। और एल वंश की इन्होंने स्थापना कर दी। ठीक है भैया, चंद्रवंश, एल वंश। सोम जो है भैया पुरुरवा का नाम सुना है, पुरखा पुरुरवा। इनके पुत्र आयु और अमावस हुए। सोम का शासन जो है वो बुंदेलखंड में हुआ। बघेलखंड में किसका हुआ? बघेलखंड में हमने डिस्कस किया कारुष वंश का, है ना। बुंदेलखंड में सोम का शासन हुआ। फिर भैया आयु जो है ये सोम के पुत्र हैं, है ना, सोम के पुत्र हैं आयु। तो आयु के पुत्र हुए यथार्थ। कौन हुए? यथार्थ। और इन्होंने अपने साम्राज्य को 5 बेटों में, पुत्रों में बांट दिया। ये पुत्र थे यदु। यदु का नाम सुना है? हाँ जी, यदुवंशी। चर्मणावती, चर्मणावती यानी चंबल नदी जिसको बोल रहे हैं। वेत्रवती, वेतवा। सूक्तिमती, केन नदी। इस घाटी से क्षेत्र किसको मिल गया? यदु को मिल गया। और यदु के नाम पर यादव वंश जो है वो स्थापित, यदुकुल, है ना। कृष्ण जी का नाम सुना ना भैया? जी हाँ, वो यदुवंशी कृष्ण हैं। ठीक है, जो किसके बेटे हैं? आयु के बेटे। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अपन आते हैं इक्ष्वाकु वंश के बारे में। इक्ष्वाकु वंश जो है पौराणिक वंशों में से एक है मध्य प्रदेश में। मनु के पुत्र हुए इक्ष्वाकु, इक्ष्वाक हुए एक्चुअली, उनके नाम पर इक्ष्वाकु वंश पड़ा। ठीक है, सो इक्ष्वाक के नाम पर इस वंश की स्थापना हुई। और इनका शासन था दंडकारण्य में। कहां भैया? दंडकारण्य। दंडकारण्य अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में बन पड़ता है। ठीक है, बस्तर के नीचे, है ना, दंडकारण्य। और इसमें रामायण महाभारत में दंडकारण्य वन का बहुत जिक्र हुआ है। सो भैया ये पूरा का पूरा इक्ष्वाकु के नाम पर इक्ष्वाकु वंश चला, दंडकारण्य वाले क्षेत्र। इस वंश के प्रतापी राजा थे मंधाता। क्या नाम था? मंधाता। और मंधाता ने अपने बेटे पुरुकुत्स, क्या नाम है उनका? पुरुकुत्स, इनको मध्य भारत के नाग राजाओं की सहायता के लिए भेजा। ठीक है, मध्य भारत के जो नाग राजा थे उन्हें जरूरत पड़ी, उन्होंने याचना करी मंधाता के पुत्र मंधाता से कि महोदय
हमारी सहायता करिए। तो उन्होंने अपने बेटे पुरकुत्स को भेज दिया सहायता करने के लिए, और बस गंधर्वों से युद्ध हो रहा था, नागवंशी उनके लिए सहायता के लिए पुरकुत्स को भेजा। और फिर अब भैया जो नाग राजाओं की सहायता करी, किसने करी? मंधाता ने, मंधाता के बेटे ने करी एक्चुअली। तो भैया उन्होंने अपनी नाग कुमारी यानी बेटी की बात कर रहे हैं, नर्मदा का विवाह जो है किससे करवा दिया? मंधाता के बेटे पुरकुत्स से करवा दिया। और इस वंश के मुचकुंद, क्या भैया? मुचकुंद, इनने ऋक्ष और परिपाता, ये ऋक्ष और परिपाता पर्वतमाला है, ठीक है, इसके बीच से नर्मदा नदी के तट पर अपने पूर्वज मंधाता के नाम से मंधाता शहर बसाया। मंधाता ओमकारेश्वर को कहा जाता है, याद रखिएगा। मंधाता शहर की स्थापना किसने करवाई है भैया? तो भैया मुचकुंद ने। किसने करवाई? मुचकुंद ने इसकी स्थापना करवाई है मंधाता नगरी की। इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे ये। फिर आया भैया है वंश। कौन सा? है, ठीक है, तो है वंश है। अब है वंश क्या है? यादव वंश जो चल रहा था, यदुवंश, तो यदुवंश के पुत्र, यदु के पौत्र हुआ है, पौत्र मतलब पोते, उनका नाम था है। और है ने इस वंश की क्या करी? स्थापना करी। इसके राजा थे महिष्मत। क्या नाम था? महिष्मत। और महिष्मत ने नर्मदा के किनारे पर महिष्मती शहर बसाया। कौन सा? महिष्मती, जिसे आज महेश्वर कहा जाता है, जो खरगोन जिले में पड़ता है। ठीक है भैया। इस वंश के कीर्तिवीर अर्जुन, इनको ही सहस्त्रबाहु भी कहा जाता है। तो इन्होंने कारकोट वंशीय जो नाग राजा हुआ कर रहे थे, है ना, कारकोट वंशीय नाग राजा, और अयोध्या के पौरव राज हुआ कर रहे थे, जिनका नाम था त्रिशंकु और लंकेश्वर रावण, इन सबको हराया है किसने? कीर्तिवीर अर्जुन ने। किसके? इसी वंश के, है वंश के सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं कीर्तिवीर अर्जुन, जिनको सहस्त्रबाहु भी कहा जाता है। सो इनने भैया कारकोट वंशीय नागों को हरा दिया, लंकेश्वर रावण को, त्रिशंकु को, सबको हरा दिया, है ना। फिर भैया गुर्जर देश, गुर्जर देश जो है भार्गवों से संघर्ष कर रहा था, और इन संघर्ष में है की हार हो जाती है, वंश समाप्त हो जाता है। है ने तुंडीकर नाम किसका है? दमोह का नाम है, ये कई बार पूछा जाता है। तुंडीकर प्राचीन नाम किस शहर का है? सो दमोह का है। इसके पास, जबलपुर के पास त्रिपुरी पड़ती है, दशाण पड़ता है, दशाण विदिशा को कहा जाता है, याद रखिएगा। अनूप निमाड़ को कहा जाता है, अवंती तो आप जानते ही हैं। तो इन सब की स्थापना किसने करी? है वंशीय शासकों ने करी है, या है वंश के समय हुई है, याद रखिएगा, ठीक है। अब कीर्तिवीर अर्जुन जो भैया बहुत ही प्रतापी शासक रहे हैं वंश के, तो उनके बेटे थे जयध्वज। क्या नाम है? जयध्वज। इन्होंने मालवा क्षेत्र जीत लिया। फिर भैया जयध्वज के बेटे हुए तालजंग, और तालजंग का बेटा हुआ है अवंती। क्या नाम है? अवंती। समझ पा रहे हो ना अवंती का नाम कैसे पड़ गया? तो अवंती के नाम पर ही मालवा क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? अवंती पड़ गया। यानी है वंश के कीर्तिवीर अर्जुन के बेटे जयध्वज और उनके बेटे तालजंग, यानी कि कीर्तिवीर अर्जुन के पोते, और पोते का बेटा है अवंती, उसके नाम पर अवंती नाम पड़ गया मालवा क्षेत्र का। कितनी अच्छी बात है, वाह वाह। चलिए फिर महाकाव्य काल पे आ जाते हैं। महाकाव्यों की रामायण महाभारत वाला समय, जी हाँ वही समय। चलो तो रामायण काल की बात करें, सो मध्य प्रदेश में रामायण काल में दंडकारण्य, दंड का अरण्य है ये, ठीक है, सो दंडकारण्य बोलते हैं इसको। और महाकांतर, महाकांतर ये वन का नाम है। ये दोनों के नाम आपको रामायण में मिल जाते हैं। बिंद, सतपुड़ा, यमुना का दक्षिण भाग, गुर्जर प्रदेश, ये सारी चीजें जो हैं ये शामिल हैं किसमें? इसी दंडकारण्य महाकांतर रामायण काल में। यदुवंशी राजा मधु इस क्षेत्र के शासक हुआ करते थे, और अयोध्या के राजा दशरथ के समकालीन कौन हुआ करते थे? यही मधु हुआ करते थे, जो इस क्षेत्र के शासक हुआ करते थे। दंडकारण्य महाकांतर वाला जो क्षेत्र है, या बिंद सतपुड़ा यमुना वाला, यमुना के दक्षिण वाला जो क्षेत्र है, उसके शासक कौन होते थे? राजा मधु। और मधु कौन थे? यदुवंशी शासक हुआ कर रहे थे, यादव शासक थे।
है ना। और उसी समय अयोध्या में दशरथ का शासन चल रहा था जो राम जी के पापा जी थे। ठीक है, सो भगवान राम के वनवास का कुछ समय, 12 वर्ष का जो वनवास था उसमें दंडकारण्य में भी उन्होंने कुछ समय बिताया था। जी हाँ, राम के पुत्र कुश जो हुए, लव और कुश दो पुत्र हैं राम के। जी हाँ, उन्होंने दूसरे बेटे जो कुश हुए हैं उन्होंने दक्षिणी कौशल में शासन किया है। इसने राम के पुत्र कुश ने। ठीक है, कुश से कौशल। ठीक है, राम के भाई, राम 4 भाई थे, है ना, राम और 3 भाई और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो शत्रुघ्न सबसे छोटे भाई थे, है ना, नहीं नहीं नहीं, तो जुड़वा भाई थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न, है ना। सो लक्ष्मण राम के साथ रहते थे और शत्रुघ्न भरत के साथ रहते थे। तो भरत के जो साथ वाले शत्रुघ्न है जो जुड़वा बेटे हैं, है ना, भाई है, तो शत्रुघ्न के पुत्र हैं शत्रुघाती। क्या नाम है इनका? शत्रुघाती। और शत्रुघाती ने दशाण, दशाण किसका नाम है? विदिशा का। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 दिशाओं में यहां से मार्ग हुआ करते थे इसीलिए दशाण बोला है। तो विदिशा, विदिशा जो हर दिशाओं में फैला हुआ है ना, शासन मतलब उस समय तक क्या है, ये विदिशा ऐसा क्षेत्र व्यापारिक जगह हुआ करती थी, है ना, व्यापारिक केंद्र हुआ करते। तो यहां से हर जगह के लिए 10 दिशाओं के लिए क्या है, मार्ग हुआ करते थे, इसीलिए दसाण या विदिशा इसका नाम पड़ गया। तो यहां शासन किसने किया है? शत्रुघाती ने किया है, जो शत्रुघ्न के बेटे हुआ करते थे। और इनकी राजधानी उस समय कुशावती हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? कुशावती हुआ करती थी। ठीक है, यमुना से गोदावरी, यमुना से गोदावरी नदी तक का जो क्षेत्र है राजनीतिक दृष्टि से अयोध्या के अंतर्गत ही आता था। राजनीतिक रूप से अयोध्या क्षेत्र के अंतर्गत यह क्षेत्र पूरा आता था। रावण, रावण का राज्य अमरकंटक अथवा जबलपुर क्षेत्र बताया गया है। रावण का राज्य वाल्मीकि आश्रम में जब माता सीता जी ने क्या किया भैया? लव कुश को जन्म दिया। और यह आश्रम जो है वो तमसा नदी के तट पर पाया जाता है, वाल्मीकि ऋषि का आश्रम। जी हाँ, तमसा नदी जो है आज टोंस नदी को कहा जाता है। ठीक है, टोंस नदी को। रामायण कालीन त्रेता युग, भैया युग 4 है, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। तो जो त्रेता युग है, त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया। क्या आया? द्वापर युग आया, है ना। तो द्वापर युग कौन सा है जिसमें क्या हुई? महाभारत हुई भैया। जी हाँ, महाभारत वही 5 पांडव कौरव के बीच में हुई, कृष्ण जी जब यहां आए, इसको द्वापर युग बोला। सो त्रेता युग के बाद क्या हुआ? द्वापर युग चालू हुआ, यानी महाभारत काल चला। महाभारत का युद्ध जब हुआ तो बुंदेलखंड और बघेलखंड, ये जो राज्य थे, इन्होंने किसकी हेल्प करी? पांडवों की हेल्प करी, पांडवों की मदद करी थी उस समय, बुंदेलखंड बघेलखंड का। और कौरवों की मदद किसने करी थी? महिष्मती क्षेत्र ने करी थी। राजा नील थे वहां के, अवंती क्षेत्र ने, भोज क्षेत्र ने, विदर्भ क्षेत्र ने, निषाद राज्यों ने, इन सब ने किसकी हेल्प करी थी? कौरवों की। हारने वाले पक्ष के साथ, जीतने वाले पक्ष के साथ बघेलखंड बुंदेलखंड, तभी तो महान है कि नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया बात है। महाभारत में महिष्मती, उज्जैनी, कुंतलपुर, विराटपुरी यानी सुहागपुर जो क्षेत्र है वो, इन सबको उस समय के प्रमुख नगरों में बताया जाता है महाभारत का, है ना। आज भी ये प्रमुख नगरों में है, कोई बात है ही नहीं। फिर बात कर लेते हैं महाजनपद काल की। महाकाव्य काल तो हो गया, रामायण महाभारत। अब आते हैं महाजनपद काल में। तो 16 महाजनपद थे, हमने ये देखा है। महाजनपद की पूरी वीडियो पड़ी है, आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लेना भैया। भारतीय, पूरे प्राचीन भारतीय इतिहास 60-65 वीडियो है जिसमें पूरा हमने प्राचीन भारत बहुत अच्छे से डिस्कस। ठीक है, चलिए, ये 16 महाजनपद हुआ कर रहे थे। ये समय जो है ये 600 बीसी के आसपास का समय माना जाता है ना। 600 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं हम, तब भारत में 16 महाजनपद हुआ कर रहे हैं। इसी समय मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी? तो 16 महाजनपदों में हम बात करें 600 ईसा पूर्व के आसपास का समय है। तभी भैया बौद्ध ग्रंथ, क्योंकि बौद्ध गौतम बुद्ध जो हैं वो इस समय थे, है ना। बौद्ध धर्म स्टार्ट हो रहा है, जैन धर्म की बातें भी यही इसी समय में हो रही है। ठीक है, सो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट बौद्ध ग्रंथ है जिसमें पूरे 16 महाजनपदों की जानकारी दी गई है। जैन ग्रंथ उस समय चल रहे थे जिसमें भगवती सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है जैन धर्म का।
इसमें महाजनपदों का वर्णन मिलता है, जिनकी संख्या कितनी थी? 16 हुआ करती थी। अब इन 16 महाजनपदों में मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद आते थे, चेदी महाजनपद, अवंती महाजनपद। ठीक है भैया जी हाँ। चेदी जनपद की बात करें तो बुंदेलखंड का जो पूर्वी भाग है उसके निकटवर्ती क्षेत्र है, जिसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? सुक्तिमती या शक्तिमती। सुक्तिमती या शक्तिमती चेदी जनपद की, महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। ये एक्चुअली केन नदी वाला क्षेत्र। अवंती जनपद, अवंती जनपद तो कौन नहीं जानता भैया, उज्जैन वाला, है ना। सो पश्चिम और मध्य मालवा क्षेत्र जो है ये आपका अवंती जनपद कहलाता था। 2 भाग हुआ करते थे, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी हुआ करती थी, दक्षिणी अवंती की राजधानी माहेश्मती हुआ करती थी। वेत्रवती, वेत्रवती मतलब बेतवा नदी को कहते हैं उस समय। तो वेत्रवती नदी जो है इसके बीचों बीच बहती थी, किसके? अवंती जनपद के बीच। ठीक है, बहुत बढ़िया। उज्जैनी के राजा उस समय, यानी अवंती के राजा चंड प्रद्योत हुआ करते थे। जो महाजनपद काल में जैसे ही मगध शासन स्टार्ट हुआ तो मगध में हर्यक राजवंशों ने मगध स्टैब्लिश किया। और हर्यक राजवंश में जो संस्थापक थे हर्यक राजवंश के, वो कौन थे? कौन थे? बिंबिसार हुआ करते थे। तो बिंबिसार और चंड प्रद्योत के बारे में लड़ाई का विवरण मिलता है, बाद में फिर मित्र हो जाते हैं। ठीक है, चंड प्रद्योत के पुत्र पुलिक पिताजी थे। चंद्र प्रद्योत के पिताजी का नाम पुलिक हुआ करता था, है ना। पुलिक के बेटे थे चंद्र प्रद्योत। बिंबिसार और युद्ध जो है प्रद्योत के बीच में होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बिंबिसार के समय मगध राज्य के साथ प्रद्योत के संबंध बाद में मैत्रीपूर्ण हो गए थे। प्रद्योत के पांडु रोग से, पांडु रोग हो जाता है, पांडु रोग अब नहीं कहलाता, है ना। पिच इस टाइप का, पेट खराब हो जाता, पचना चना, पांडु रोग बोलते थे उसको। उससे ग्रसित हो जाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है। तो बिंबिसार अपने राजवैद्य को, राजवैद्य का नाम है जीवक, क्या नाम है? जीवक। इस जीवक राजवैद्य को इलाज के लिए भेजते हैं, कहां पे? चंड प्रद्योत के इलाज। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको याद रखना है। अजात शत्रु जो बेटे होते हैं किसके? बिंबिसार के। फिर भैया क्या करते हैं? मगध और अवंती राज्यों के बीच लड़ाई फिर चालू हो जाती है इनके समय। और प्रद्योत के समय बौद्ध धर्म का केंद्र हुआ करता था अवंती। जी हाँ, बिल्कुल हुआ करता था। फिर प्रद्योत का पुत्र पालक बना। क्या भैया? पालक। पुलिक पिताजी का नाम है, पालक बेटे का, है ना। प्रद्योत किसका नाम है? इनका ही नाम है। तो प्रद्योत के बेटे पालक हुए, ये जब राजा बने अवंती के, तो इन्होंने वत्स पर, वत्स, हाँ वत्स भी जनपद हुआ करता था, बिल्कुल। वत्स यानी ग्वालियर वाला क्षेत्र है, इस पर आक्रमण करा और उसकी राजधानी कौशाम्बी पर भी अधिकार कर लिया। किसने? पालक ने। और अपने पुत्र निशाखयूप, निशाखयूप किसका नाम है? ये प्रद्योत के पोते हैं निशाखयूप, यानी पालक के पुत्र हैं निशाखयूप, वहां का उपराजा बना दिया। पालक के बाद अजक, नंदीवर्धन, ये सभी लोगों ने अवंती पर शासन किया। अवंती राज्य जो है लौह इस्पात के, लौह इस्पात मतलब लोहे के लिए पर्याप्त लोहे हुआ करता था, लोहे के अयस्क हुआ करते थे। तो लौह इस्पात के अस्त्र शस्त्र बनाने वाले श्रेष्ठ कारीगर जो हैं यहां हुआ करते थे। कहां पे? अवंती में। तभी तो लड़ पाए। ये सबसे बड़ा महाजनपद माना जाता है पूरे 16 महाजनपदों में, अवंती महाजनपद। ठीक है, चलिए अवंती के 2 प्रसिद्ध नगर कौन से? कुरधर और सुदर्शनपुर। इनका वर्णन मिल जाता है बौद्ध ग्रंथों में। मगध की राजधानी वैशाली, गिरिवज्र दोनों हुआ करते थे। बाद में वैशाली को मुख्य राजधानी बना दिया गया और उसके बाद फिर पाटलिपुत्र बन जाता है। हाँ, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश चलता है। जब हर्यक वंश समाप्त हो जाता है तो शिशुनाग क्या है? अपने नाम से शिशुनाग वंश चला लेते हैं और उनके बेटे जो होते हैं कालाशोक, है ना। सो कालाशोक जब राजा बने भैया, पाटलिपुत्र को इन्होंने राजधानी बना लिया। हालांकि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने करी थी। उदयन क्या थे भैया? हर्यक राजवंश में। ठीक है, हाँ बिल्कुल हर्यक राजवंश में। यानी कि किसकी बात करें तो बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु, अजातशत्रु के बेटे उदयन थे, उन्होंने पाटलिपुत्र बसाया था। ठीक है, लेकिन राजधानी कालाशोक बनाएंगे दूसरे राजवंश शिशुनाग वंश के। शिशुनाग के बाद पुत्र कालाशोक राजा बने और पाटलिपुत्र को इन्होंने राजधानी बना लिया। कालाशोक के समय में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी।
पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में हुई थी, है ना। और इसमें बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट जाता है, स्थविर और महासांगिक। ये सिंपल मतभेद हुआ कर रहा था, लेकिन फिर इसको सुलझा लिया गया था। कालाशोक की हत्या कर दी महापद्मनंद ने और नंद वंश की स्थापना करी। हालांकि कालाशोक की नहीं करते हैं, है ना, नंदीवर्धन की करते हैं, इनके बेटे की। नंद वंश शूद्र जाति से संबंधित माना जाता है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम मिलते हैं। इस वंश के अंतिम शासक घनानंद हुआ कर रहे थे और जो सिकंदर के समकालिक हुआ कर रहे थे। सिकंदर महान का नाम तो सुना ही होगा, जी हाँ, उन्हीं के समय घनानंद हुआ कर रहे थे। इसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी और मौर्य साम्राज्य की स्थापना स्टार्ट कर दी। फिर भैया यूनानी लेखकों ने घनानंद को अग्रमीज कहा है। क्या कहा है? अग्रमीज कहा है यूनानी लेखकों। फिर भैया मौर्य काल आ गया। चलो, तो मौर्य काल में बात करें तो ये पूरा का पूरा भारत है, 16 महाजनपद है, ठीक है, देख पा रहे हो। पश्चिमी सागर हो गया, पूर्वी सागर हो गया, कलिंग क्षेत्र, चोल पांड चेल साम्राज्य, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य है ये वाला अखंड भारत। बिंदुसार ने विजित किया था ये क्षेत्र, और अशोक के द्वारा तो और नीचे तक फैल गया, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? ये पूरा का पूरा, वाह। ये उस समय का मौर्य साम्राज्य। चाणक्य जो भैया बहुत प्रमुख भूमिका में रहते हैं, याद रखिएगा, इस मौर्य वंश के स्थापना में। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तक्षशिला में सैनिक शिक्षा दिलवाई और उनको पारंगत करवाया। चंद्रगुप्त भारत को यूनानी दास्ता से मुक्त कराकर सिंध, पंजाब, मगध इनको अपने अधीन कर लिया धीरे धीरे। चंद्रगुप्त का पुत्र हुआ बिंदुसार, जी हाँ, बिंदुसार इनने अपने बेटे अशोक, जिसको अवंती का उपराजा बनाया था, बाद में वह मगध का शासक बन जाता है और देवनामपीय प्रियदर्शी के नाम से विख्यात है अशोक, है ना। देवनामपीय उपाधि हुआ करती थी। अशोक के काल में तृतीय बौद्ध संगीति हुई है, बिल्कुल हुई है। पाटलिपुत्र जगह का नाम है जहां पर ये होती है, और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिष्य कर रहे थे। ये बौद्ध भिक्षु हुआ कर रहे थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना, हमने बहुत डिटेल में मौर्य वंश वगैरह सब प्लेलिस्ट में पढ़ा है, आप जाके देख लीजिएगा, प्राचीन भारतीय इतिहास की, ठीक है, पूरा का पूरा पढ़ा हुआ है, अच्छे से डिटेल में हमने डिस्कस किया हो। फिर भैया अशोक ने सांची स्तूप बनवाए, स्तंभलेख, रायसेन के अलावा यहाँ पर विदिशा, सतधारा, अंधेर, सुनामी, भोजपुर, इन सभी जगहों पर भी स्तूपों का निर्माण करवाया, जो अब बचे नहीं है भाई, साफ बात है। अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, जिसमें से 84,000 अभिलेख भी लिखवाए थे, लेकिन बचे बहुत कम है, ठीक है। अशोक का विवाह विदिशा की राजकुमारी महादेवी, श्रीदेवी, अलग अलग नाम मिलते हैं, इनसे महेंद्र और संघमित्रा बच्चे हुए इनके, और जो आगे जाके बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका चले जाते हैं। मौर्य काल में प्रशासनिक इकाई जो है वो प्रांत, मंडल, जिले और ग्राम में विभक्त हुआ करती थी, ये तो हमने डिस्कस किया, जी हाँ। मौर्य युग में व्यापारिक मार्ग थे 4, कितने थे? 4 व्यापारिक मार्ग थे। तीसरा मार्ग जो है वो दक्षिण में जाता था, पैठन, पैठन यानी प्रतिष्ठान कहलाता था। उत्तर में श्रावस्ती तक चला जाता था, जिसमें मध्य प्रदेश के महिष्मती, उज्जैन, विदिशा ये भी उस रास्ते में आते थे, ठीक है। चौथा मार्ग भृगुकच्छ, भृगुकच्छ से मथुरा तक जाता था, इसके मार्ग में उज्जैनी पड़ता था। इसके अलावा अवंती के महिष्मती यानी महेश्वर वाले जो जगह है वो सूती वस्त्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट केंद्र हुआ करता था, सूती वस्त्रों का। मौर्य युग में सोने के सिक्के चलते थे, जिन्हें निष्क कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को कारसारपण कहा जाता था। तांबे के सिक्कों को भाषक, और जो छोटे छोटे सिक्के होते थे काकड़ी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? काकड़ी इनको कहा जाता था। आहत सिक्के होते थे, है ना, आहत करके उनको बनाया जाता था। चलिए, मध्य प्रदेश में 4 शिलालेख हैं जो अशोक के मिल जाते हैं, जिनमें रूपनाथ शिलालेख है जो जबलपुर में सीहोर तहसील के अंतर्गत मिल जाते हैं। गुर्जरा अभिलेख दतिया में पाया जाता है। तारो मारो का अभिलेख है शहडोल में मिलता है। पान गुड़ारिया का, गुड़ारिया लिखा है, गुड़ारिया है ना, ये सीहोर में मिल जाता है। तो ये 4 अशोक के अभिलेख हैं जो मध्य प्रदेश में मिले हैं, और ये मिले हुए हैं, याद रखिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। गुर्जरा और जो सीहोर अभिलेख है इसमें अशोक के नाम मिल जाते हैं, इसीलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे तो जितने अभिलेख हैं उसमें देवनामपीय नाम मिलता है, अशोक नाम इनमें मिलता है, गुर्जरा और सीहोर अभिलेख में। मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि उस समय चल रही थी, उसमें ये शिलालेख लिखे हुए हैं। मध्य प्रदेश के करीतलाई, खरकई,
कसरावद जो खरगोन में पड़ रहे हैं, आरंग, रामगढ़, ये सभी स्थान जो है इनसे ब्राह्मी लिपि में लिखे अभिलेख मिले हैं। शिलालेख, बेशनगर विदिशा का नाम पुराना हुआ करता था, इससे मौर्यकालीन यक्ष की प्रतिमा मिलती है। अशोक ने सतना जिले में भरहुत है, भरहुत में भी एक स्तूप बनवाया था, सांची के स्तूप जैसा है भरहुत का स्तूप, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मौर्य काल में अभिलेख मिले हैं अशोक के समय 3 राजाज्ञा, राजाज्ञा यानी जो राजा ने आज्ञा दी है उसके पालन के लिए पाषाण में लेख लिखवाए हैं जो रूपनाथ गुर्जरा और पान गुड़ारिया से मिले हैं, और एक धर्मादेश मिला है, धर्म के लिए आदेश है, सांची में मिला है। मध्य प्रदेश में सबसे प्रारंभिक पुरालेखों की अगर बात करें तो ये अशोक के अभिलेख ही हमें सबसे पुराने अभिलेख मिल जाते हैं। इसके साथ मौर्य जो है ब्राह्मी लिपि के मिले जुले शिलालेख करीतलाई, करवई, तालपुरा, हियापुर, सांची, नलपुरा और पान गुराड़िया, इन सभी जगहों से मिले जुले ब्राह्मी लिपि के अभिलेख भी मिल जाते हैं, शिलालेख मिलते हैं, और इस ओर संकेत करते हैं कि मध्य प्रदेश मौर्य साम्राज्य का एक अभिन्न अंग हुआ करता था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अशोक का शुरू से जुड़ाव जो है वो, क्योंकि उपराज्यपाल था, मतलब उपराजा था, राज्यपाल कहलाता था, है ना। अशोक कहाँ का हुआ था? अवंती का हुआ करता था, तो जुड़ाव था, ठीक है। चलिए शुंग वंश की बात करें तो फिर भैया ये शुंग वंश है, रेड रेड आप देख पा रहे हैं, ये पूरा शुंग वंश है उस समय जिसका शासन भारत में चल रहा था, ठीक है। तो ये सांची विदिशा वाला क्षेत्र, उज्जैन वाला क्षेत्र, ये देख पा रहे होंगे आप, ये सब शुंग क्षेत्र के अंतर्गत आता था। अंतिम मौर्य शासक हुए बृहदत्त, इनकी हत्या करी उनके सेनापति ने जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग ने अपने नाम से शुंग वंश की स्थापना कर दी, ठीक है, बहुत बढ़िया। पुष्यमित्र का पुत्र हुआ अग्निमित्र जिसको इन्होंने विदिशा का शासक बनाया, और शुंग वंश के 5वें शासक हुए भागभद्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के समय में एक यवन राजदूत आया था जिसका नाम था हेलियोडोरस, उन्होंने भगवान भागवत धर्म से, भागवत धर्म मतलब विष्णु जी से संबंधित है ये धर्म, है ना, प्रमुख देवता विष्णु जी है, तो उस धर्म से संबंधित विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना करवाई थी जिसको हेलियोडोरस पिलर कहा जाता है, याद रखिएगा, खंबा बाबा भी कहा जाता है, और ये विष्णु मंदिर के सामने इसकी स्थापना करवा दी थी विदिशा में, बेशनगर में। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, हेलियोडोरस पिलर, गरुड़ ध्वज, खाम्बो बाबा इस नाम से आता है, ठीक है, सो बिल्कुल भूलना नहीं। शुंग वंश के शासकों में विदिशा को राजधानी बनाया था, जी हाँ बिल्कुल। इसके अलावा शुंगों ने यवनों को काली सिंध यानी चंबल की सहायक नदी जो है उसके तट पर हरा दिया था। मिलांडर, क्या नाम है? मिलांडर, मिनांडर, ठीक है, मिनांडर के सिक्के बालाघाट जिले से मिलते हैं। मिनांडर बहुत इंपॉर्टेंट यवन शासक रहे हैं। यवन युद्ध, यवन शासन, सारी वीडियोस पढ़े हैं, एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा अगर कहीं कंफ्यूजन लग रहा हो तो, है ना। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने वीडियो देखे हैं इसलिए आपको समस्या नहीं आएगी, अगर नहीं देखें तो वो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, पूरी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी बात। पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विनाशक कहा गया है, जी हाँ, और ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धारक कहा गया है, बिल्कुल सही बात है। सांची स्तूप का कटघरा और भरहुत स्तूप की 4 दीवारी, तोरण द्वार, इन सब का निर्माण शुंग काल में हुआ है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो भैया अब लोग कह रहे हैं कि यार बौद्ध धर्म का विनाशक, लेकिन ये तो शुंग काल के राजा जो हैं, शुंग राजा जिनमें पुष्यमित्र शुंग भी है, उसने भैया तोरण बनवाया सांची का, 4 दीवारी भरहुत की बनवाई, तो यार ऐसा तो है नहीं, फिर कैसे बोल रहे हो? तो यहाँ थोड़े से मतभेद हैं विद्वानों के बीच में, लेकिन पुनरुद्धारक तो ब्राह्मण धर्म का कहा जाता है क्योंकि भैया उसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, पतंजलि का नाम सुना होगा, वो इनके ही गुरु हुआ करते थे, है ना। चलिए सातवाहन वंश की बात कर रहे हैं, तो सातवाहन समय ये है, इस समय भी देखो भैया दक्षिण में चला है बेसिकली सातवाहन वंश, लेकिन उज्जैन ही हो गया, है ना। तो ये उज्जैन वाला इलाका जो है, ये मालवा वाला क्षेत्र, ये भी सातवाहनों के अधीन रहा, ठीक है भाई। तो चलो, अंतिम कर्ण शासक थे सुशर्मन, सुशर्मन की हत्या करी सातवाहन शासक, प्रमुख जो है सिमुक, सिमुक यानी कि संस्थापक है, और सातवाहन वंश की इन्होंने स्थापना कर दी। इस वंश के पराक्रमी शासक तो सातकर्णी हुए हैं भैया। सातकर्णी ने क्या किया है? पूर्वी निमाड़ वाला, मालवा वाला पूरा क्षेत्र जीत लिया। सांची स्तूप पर इनका वर्णन है जिसमें श्रीसात इनको कहा गया है, श्रीसात, ठीक है। पुराणों में इसे कृष्ण पुत्र भी कहा जाता है, किनको? सातकर्णी को कृष्ण पुत्र भी कहा जाता है। सातकर्णी की रानी नगनिका, क्या नाम है? रानी नगनिका, इन्होंने नाना घाट अभिलेख लिखवाया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, नाना घाट अभिलेख किससे संबंधित है? तो रानी नगनिका से संबंधित है, जो सातकर्णी की रानी हुआ करती थी, ठीक है। सातवाहन प्रमुख, प्रमुख क्या मतलब? सातवाहन के शक्तिशाली शासकों में से एक है, इनकी जानकारी इससे मिल जाती है। गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये सातकर्णी थे, फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी,
इनके सिक्के जो हैं उज्जैन से प्राप्त हुए। इनने शक राजा नहपान जो है नासिक शाखा थी शक क्षत्रप, उनको क्या करा, हराया, शकों को हरा दिया और मालवा से महेश्वर तक का शासन इन्होंने किया था। किसने? गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये सबसे प्रतापी शासकों में से एक हुए हैं सातवाहन शासकों में। गौतमी पुत्र सातकर्णी का पुत्र हुआ है वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। ये भी शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने मध्य भारत के एक बहुत बड़े भाग को जीत लिया। रुद्रदामन भैया हरा देते हैं। अंतिम सातवाहन शासक जो थे यज्ञश्री सातकर्णी थे, शक्तिशाली। इनके सिक्के विदिशा देवास में मिल जाते हैं। इसके काल में रोम से, कहां से? रोम से। रोम कहां है? इटली में है ना, यूरोप में। रोम से व्यापार में वृद्धि हुई। इसकी पुष्टि मध्य प्रदेश के आवरा में। आवरा जगह कहां है? मंदसौर में है। चकरबेड़ा बिलासपुर में है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। यहां से रोम के सिक्के मिल जाते हैं। तो इससे समझ में आता है कि भैया व्यापार बढ़ रहा था। अब तो सिक्के मिले नहीं तो कहां से मिल जाते? चुरा के तो लाइन ही होंगे, है कि नहीं? तो ये सारी जानकारी यहां मिल जाती है सातवाहन वंश की। अब मध्य प्रदेश में हम बात करें शकों की, तो शक क्षत्रप हो गए, इंडो यूनानी शासक हो गए। इनकी क्या स्थिति रही? क्योंकि इनका भी बहुत ज्यादा इतिहास है, हमने बात करी भी है। सबकी वीडियो लंबी लंबी पूरी बन के रखी है, एक बार जाके चेक कर लीजिए, ठीक है। चलिए, इंडो ग्रीक शासन जो है, इंडो ग्रीक एम्पायर कहलाता है ना। ये देखो, ये है पूरा का पूरा इंडो ग्रीक शासन। जी हाँ, इनके ये सिक्के हैं, देख पा रहे होंगे आप, बहुत बढ़िया। चलिए, तो शक क्षत्रपों की बात करें, चीन के पश्चिम से ये आए, भारत में बस गए। इनको बोला शक। शकों ने अलग अलग 5 शाखाएं, मथुरा, उज्जैन, पंजाब, इसमें अपने शासन स्थापित किए। और इस वंश में मोस जो हैं ये शासक हैं, शुरुआती शासक हैं। फिर अजेस राजाओं के सिक्के मालवा से मिल जाते हैं। शकों के 2 वंश हुआ कर रहे थे, शहरात वंश और कार्दमक वंश। शहरात वंश और कार्दमक वंश। शकों की बात करें तो शहरात वंश के संस्थापक नहपान और भूमक जो है इनके बेटे नहपान थे। भूमक के बारे में मालवा से सिक्कों में जानकारी मिल जाती है। नहपान के सिक्के कहां मिल जाते हैं? शिवपुरी में मिल जाते हैं। इन्होंने गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इन्हीं सिक्कों पे अपने सिक्के ढलवा दिए थे। नहपान और सातकर्णी जो है, इनके बीच में युद्ध हुआ था और नहपान को हरा दिया गया था, सातकर्णी के द्वारा मार दिया गया था, ठीक है। नहपान का नाम जैन साहित्यों में मिलता है नरवाहन के नाम से। किस नाम से? नरवाहन के नाम से। पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी पुस्तक में नेम्बेनस के नाम से, किस नाम से? नेम्बेनस के नाम से मिलता है किसका नाम? नहपान का नाम। तो याद रखिएगा, ठीक है। कार्दमक वंश, शहरात वंश अलग है, कार्दमक वंश की स्थापना यशोमती ने करी थी। और भैया इनके पुत्र थे चस्टन ने उज्जैन में शासन करा। और इस वंश के प्रसिद्ध राजा हुए हैं रुद्रदामन। ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक हैं, अच्छे शासक माने जाते हैं, इनकी गिनती अच्छे शासकों में होती है। तो संस्कृत का महान ज्ञाता रुद्रदामन को माना जाता है। रुद्रदामन ने गिरनार में अभिलेख लिखा है, उनका प्राप्त हुआ है, जो संस्कृत भाषा का है। इनकी जानकारी इसमें जो मिलती है सुदर्शन झील जो है मौर्यकालीन झील है ना, जो गिरिराज में बनाई गई थी, मतलब गिरनार में बनाई गई थी। और वो झील खराब हो गई थी, मतलब टूट गई थी, तो जीर्णोद्धार कराया था, उसको सही कराया था। ये पूरी जानकारी का है, रुद्रदामन के अभिलेख में मिल जाती है। रुद्रदामन ने मध्य प्रदेश में तिथि युक्त चांदी के सिक्के चलाए थे, मध्य प्रदेश में। तो रुद्र सिंह तृतीय जो है भैया, ये शकों के अंतिम शासक हैं इस कार्दमक शाखा के, जिनको मार दिया किसने? विक्रमादित्य ने। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय गुप्त वंश के सर्वाधिक प्रतापशाली शासकों में इनका नाम आता है। और विक्रमादित्य है ना, विक्रम बेताल नाम सुना होगा, ये वही है। तो इन्होंने उज्जैन का विलय गुप्त साम्राज्य में कर दिया। समझ पा रहे हो? गुप्त साम्राज्य में विक्रमादित्य ने रुद्र सिंह तृतीय शक शासक को खत्म किया और शकों का जो शासन चल रहा था वो अपने साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। इसके बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी, चांदी के सिक्के चलवाए, बहुत सारे काम इन्होंने करवाए। इंडो यूनानी है ना, ये शक शासकों की हमने बात कर ली, शक क्षत्रप इसी में आते हैं। फिर आते हैं इंडो यूनानी, है ना। तो इंडो यूनानी शासकों में मिलांडर का नाम बहुत प्रमुख है। बंडो फर्नीस का नाम भी सुना हो, है ना। तो इंडो यूनानी में मिलांडर बहुत है, इनको मिलिंद भी कहा जाता है। मिलिंद के सिक्के प्राप्त हो जाते हैं बालाघाट से। और नागसेन, ये एक बहुत बड़े बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, नागसेन। इनसे मिलिंद ने या मिलांडर ने बहुत सारे बौद्ध से संबंधित क्वेश्चन करे, है ना।
और उसके बाद ये प्रेरित हो जाते हैं बौद्ध धर्म से, तो बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लेते हैं कौन? मिलांडर। किससे? नागसेन से। याद रखिएगा, ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है। अब बात आती है फिर भैया शकों के बाद आते हैं कुषाण। जी हाँ, कुषाणों की बात करें तो कुषाण मध्य प्रदेश में रहे हैं कुछ समय के लिए। ये कुषाण एम्पायर है, देख पा रहे होंगे आप, है ना। सो मथुरा बनारस यहाँ तक ये फैल गए थे। थोड़ा बहुत शासन मध्य प्रदेश में इनका मिल जाता है। तो भैया पश्चिम चीन की यूची है, ये यूनी नहीं है, यूची जनजाति है। यूची जनजाति 5 कबीलों में बटी हुई थी। यूची जनजाति 5 कबीलों में, ये चाइना की एक जाति है, जनजाति यूची, आईची यूची, ठीक है। यूची की 5 कबीले हुआ करते थे जनजातियों के। उन 5 कबीलों में से एक हुआ कर रही थी शाखा, जिसको कुषाण वंश कहा है हमने। पहले राजा इसमें कुजुल काडफिसेस हुए हैं, है ना। कुषाण वंश की वीडियो भी डली है, जाके देख लीजिएगा। इनके सिक्के विदिशा में मिल जाते हैं। फिर बिम काडफिसेस आए हैं भैया। कुजुल काडफिसेस के बाद कटफिसेस सेकंड के नाम से इनको जाना जाता है। और ये पहले ऐसे शासक हैं जिन्होंने शुद्ध चांदी सोने के सिक्के चलाए, 24 कैरेट गोल्ड, 23 था एक्चुअली, ठीक है। सो बिम काडफिसेस, इनके सिक्के शहडोल से मिल जाते हैं। शुद्ध सोने के सिक्के हैं, शुद्ध सोने के सिक्के, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के इन्होंने ही चलाए, ठीक है। इसी ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए, किसने? बिम काडफिसेस, ठीक है। फिर इनके बाद आए भैया कनिष्क। कनिष्क भैया सबसे प्रतापी शासकों में नाम आता है कुषाण वंश के। इन्होंने ही शक संवत की शुरुआत करी। किसकी शुरुआत करी? शक संवत की शुरुआत करी। और भाई साहब 78 एडी में शक संवत स्टार्ट हो गया और ये भारत का ऑफिशियल कैलेंडर माना जाता है। याद रखिएगा, शक संवत किसने चलवाया? कनिष्क ने चलवाया। और चौथी बौद्ध संगीति भी इन्होंने ही करवाई, ठीक है भैया। बौद्ध धर्म को मानने लग गए, ठीक है। कनिष्क के उत्तराधिकारी फिर कमजोर थे, जैसे वशिष्ठ थे। वशिष्ठ के बाद होबिस्क भी आए, लेकिन ये सब कमजोर शासक थे, ठीक है। इनका अभिलेख सांची से मिल जाता है। इससे पता चलता है कि इस समय मधुकरी बौद्ध मूर्ति का निर्माण करवाया, ठीक है। तो ये सारी जानकारी मिल जाती है। वशिष्ठ के उत्तराधिकारी होबिस्क, होबिस्क के सिक्के शहडोल और हरदा से। वसुदेव हुए आखिरी शासक, किसके? कुषाण वंश के। तो भैया जबलपुर से इनके सिक्के मिल जाते हैं। भेड़ाघाट, भेड़ाघाट से 2 मूर्ति लेख मिले हैं। मूर्तियों में लिखित चीजें जो है मूर्ति के अंदर लिख देते हैं ना नीचे से, तो वो मूर्ति लेख कहलाते हैं। और बौद्ध प्रतिमाएं मिली हुई हैं भेड़ाघाट से, किस समय की? कुषाण वंश के, ठीक है भाई। तो ये तो कुषाण वंश हो गया पूरा मध्य प्रदेश में। अब बात करते हैं छुटपुट वंश आ गए, क्योंकि उसके बाद सामंत व्यवस्था चालू हो गई कुषाण वंश से। सामंत जब भी कभी हो ये रहा था कि शक्तिशाली शासक है तो सामंत दबे रहते थे, और जैसे ही कमजोर शासक मिला तो भैया वो चढ़ जाते थे। इनको हटाओ, खुद शासक बन गए। तो ये छुटपुट 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 राजवंश आ गए, है ना। तो इनमें प्रमुख है नागवंश, जिसकी वीडियो पड़ी है, जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, है ना। प्राचीन भारतीय इतिहास में सारे एक एक वंश पे हमने डिस्कस किया हुआ है, एक नहीं छोड़ा, ठीक है। बोधि वंश, माघ वंश, बकाटक वंश, ठीक है। ये सभी प्रमुख प्रमुख वंश है। ये छोटे छोटे राजवंश हैं जो मध्य प्रदेश में शासन कर रहे हैं, इसके आसपास शासन कर रहे हैं, ठीक है। तो भैया नागवंश की बात कर रहे हैं। नागवंश की राजकुमारी थी कुबेर नागा, ये तो सुना ही होगा आपने। हाँ, नहीं सुना तो गुप्त वंश में मिल जाएगा आपको, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट शासन है नागवंश। चलो, नागवंश, इसका संस्थापक वृषनाथ हुआ कर रहे थे। वृषनाथ, इन्होंने विदिशा को राजधानी बनाया। भीमनाथ, इन्होंने पद्मावती स्थानांतरित कर दिया राजधानी। और फिर भैया कुषाणों के उन्मूलन के लिए 10 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। उन्मूलन यानी होता है खत्म करने के लिए। तो 10 अश्वमेध यज्ञ नागवंश के राजाओं ने करवाए। अंतिम नाग राजा थे मणपति नाग। क्या भैया? मणपति नाग। और समुद्रगुप्त ने इनको हरा के गुप्त साम्राज्य की स्थापना कर ली, अपने अधीन कर लिया था। रवि नाग, एक सिक्का इनका एरण में मिल जाता है, जिससे इस नागवंश की जानकारी मिल जाती है। बोधिवंश, बोधिवंश जो है जबलपुर का है। ये त्रिपुरी के, इनकी राजधानी हुआ करती थी। 4 राजाओं के सिक्के मिल जाते हैं त्रिपुरी में, श्री बोधि, वसु बोधि, चंद्र बोधि और शिव बोधि, ठीक है। सो ये बोधि वंश छोटा सा था जबलपुर के आसपास, त्रिपुरी राजधानी, ठीक है। माघवंश, ये बघेलखंड का वंश है। माघवंश, भीमसेन, भद्रमघ, शिवमघ, ये इनके प्रमुख शासक रहे हैं। इनके सिक्के जो हैं और शिलालेख बांधवगढ़, बांधवगढ़ के बाग देखो, है ना। जी हाँ, बांधवगढ़। तो बांधवगढ़ यानी उमरिया में है ये, और यहां से इनके सिक्के मिल जाते हैं माघ वंश के। कुषाण इनसे लड़ रहे थे, कुषाणों से संघर्ष इन्होंने किया हुआ है। बकाटक वंश, ये थोड़े शक्तिशाली रहे हैं। बकाटक वंश विंध्य शक्ति संस्थापक माने जाते हैं, कई जगहों पर विद्या शक्ति भी,
बोलते हैं ये ब्राह्मण थे, इन्होंने विदिशा में इस राजवंश की स्थापना करवाई थी और इसके प्रमाण व्याघ्रराज नयन कुटार, ये सतना और गज अभिलेख पन्ना से मिला है, इसमें ये जानकारी मिल जाती है। हरिशेन, हरिशेन भैया दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के, याद रखिएगा। इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है ना, जो चंपू काव्य में है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रयाग अभिलेख, इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने श्रीधर जो बकाटक वंश के शासक थे उनको हराकर विदिशा पर अधिकार कर लिया था। प्रवरसेन, प्रवरसेन ने छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, बालाघाट, इंदौर इस सारे क्षेत्र पर शासन किया है, याद रखिएगा। ये बकाटक वंश के प्रमुख शासकों में से एक रही है प्रवरसेन, ठीक है। फिर भैया गुप्त काल आया बकाटक के बाद, उसी समय की बात चल रही है ये गुप्त साम्राज्य भैया, इसने तो कहर ढा दिया, पूरे भारत को जीत लिया, ठीक है। चलिए, इस वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने करी है, इस श्रीगुप्त के नाम पर गुप्त वंश बोला जाता है, याद रखिए। हालांकि ये अधीन शासक थे, सामंत थे, याद रखिएगा। ये अभी स्वतंत्र शासक नहीं है, स्वतंत्र शासक चंद्रगुप्त होते हैं, ठीक है जी हाँ, चंद्रगुप्त। श्रीगुप्त के बाद होते हैं घटोत्कच, घटोत्कच के पुत्र होते हैं चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का शासन इलाहाबाद से मध्य प्रदेश तक हुआ करता था। इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण करके स्वतंत्र खुद को घोषित किया और गुप्त संवत स्टार्ट किया 319 ईडी में, ठीक है भाई। समुद्रगुप्त जो इनके बेटे हैं, इन्होंने आर्यावत के 9 गणराज्यों को अपने अधीन कर लिया और मालवा, अर्जुनयन, योधे, मद्रक, आमीर या अहिरबाड़ा, पार्जुन, तनकानिक यानी कि विदिशा वाला क्षेत्र, काक, खपरिक, दमोह, ये सारे क्षेत्रों को जीत लिया किसने? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने बकाटक वंश, नागवंश, ये राजवंश चल रहे थे मध्य प्रदेश में, है ना, सो इनसे क्या करा? वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। किससे करे? इनके बच्चों बच्चियों से, जी हाँ बिल्कुल। एरण, एरण सागर में है, यहां पर समुद्रगुप्त का स्वभोग नगर बन गया। क्या बन गया? स्वभोग नगर। और इसके शासक थे उज्जैन को छोड़कर संपूर्ण मध्य प्रदेश पर अधिकार कर लिया। किसने? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी हुए हैं रामगुप्त, जो बड़े बेटे थे, हालांकि इनको छोटे बेटे मार देते हैं चंद्रगुप्त, जी हाँ, है ना। रामगुप्त थे जो शकों से परास्त हो गए थे, हार गए थे और इन्होंने अपनी बीबी दे दी थी। अब बीबी को लेके चले गए और ये कुछ कर नहीं पाए, तो इनके छोटे भाई को बड़ा बुरा लगा कि यार कैसे आदमी हो तुम, अपनी बीबी की रक्षा नहीं कर पाए, क्या ही करोगे जीवन में, तो इनको मार देते हैं। हट, मैं राजा बनूंगा, तुम किसी काम के नहीं हो, राजा बनने के लायक नहीं हो। फिर वो जाते हैं, शकों से युद्ध करते हैं। रुद्रसेन तृतीय जो शकों के शासक थे, उन्हें हराते हैं बाकायदा, भाभी को वापस लेके आते हैं, है ना। बस विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं, लेकिन भैया को तो मार दिया था, तो फिर क्या करेंगे? भाभी विधवा हो गई तो शादी कर लेते हैं भाभी से, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे काम करे हैं, विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लेते हैं, पूरा उज्जैन इनका हो जाता है और 9 रत्नों में शुमार। कालिदास वगैरह जो सब है, वो पहली बार 9 रत्न जो है इनके दरबार में रहे। चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य उपाधि थी, शकों को हराकर उज्जैन पर अधिकार किया और राजधानी बना लिया उज्जैन को, जी हाँ। 9 रत्न हुआ करते थे इनके दरबार में सबसे पहले, जी हाँ। कालिदास जो सर्व प्रमुख कविराज माने जाते हैं, संस्कृत भाषा के। बेतल भट्ट, बेतल भट्ट जो आपने विक्रम बेताल का नाम सुना होगा, ये बेतल भट्ट तंत्र मंत्र इत्यादि बहुत जानते थे। बराह मेहर, बराह मेहर भैया ये पूरे का पूरा आपका तारे नक्षत्र ग्रह सब जानते थे भैया, बहुत बड़े। ये वो बोलते ना, कौन सा बोलते हैं वो वेद, वो पढ़ते हैं तारे नक्षत्र वगैरह, जिसको खगोल शास्त्री। धनवंतरी, धनवंतरी साहब बहुत बड़े चिकित्सक हुआ करते थे, आप आज भी, है ना, धनतेरस बनाते धनवंतरी, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, ये बिल्कुल चिकित्सक हुआ करते थे, बहुत जाने माने। अमर सिंह, अमर सिंह हिंदी व्याकरण विद हुआ करते थे, है ना, व्याकरण शास्त्र की रचना करी हुई है इनने। पररुचि, पररुचि भी भाई आपके खगोल शास्त्री हुआ करते थे और विद्वान थे। घटकरपर ये विद्वान थे। तपड़क ये भी खगोल शास्त्री हुआ करते थे। शंकु, है ना, शुंक लिखा है, शंकु है ये, शंकु आपके वास्तुकार हुआ करते थे बहुत बड़े। तो ये सब 9 रत्न जो है वो इनके दरबार में रहा करते थे। उदयगिरी, उदयगिरी विदिशा के पास गुफाएं हैं, उन गुफाओं में लेख मिला है, उसमें विदिशा अभिलेख का पता चल जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय, ये जो विक्रमादित्य हैं ये चंद्रगुप्त द्वितीय है, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम तो हमने पहले ही देख लिए थे, है ना। वो
महाराजाधिराज की उपाधि धारण करते हैं, स्वतंत्र शासक होते हैं गुप्त वंश के, ये द्वितीय है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि है, ये प्रमुख शासक माने जाते हैं, सबसे पराक्रमी शासक माने जाते हैं। इनके उत्तराधिकारी हुए कुमारगुप्त, जो भाभी थी ना, भाभी के बेटे थे ये कुमारगुप्त। तो भैया उनको शासक बनाते हैं। मंदसौर प्रशस्ति इन्होंने लिखी हुई है, सबसे ज्यादा अभिलेख गुप्त शासन में जो है इन्होंने ही लिखवाए। और जो नालंदा विश्वविद्यालय है इन्होंने ही वो स्टैब्लिश करवाया था, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट शासक हैं ये। और ये पूरे गुप्त शासन जो है इनने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए, स्वर्ण काल कहा जाता है भारत का गुप्त साम्राज्य को, ठीक है भाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके सेनापति हुआ कर रहे थे बंधु वर्मा, इन्होंने सूर्य मंदिर के लिए दान दिया था, ऐसा लिखा है, ठीक है। और बात करें तो गुना, गुना जगह है अपना, ये मध्य प्रदेश में, ये गुना अशोकनगर है ना, तो गुना वाला, तो गुना में तुमेन जगह है, तुमेन शिलालेख मिला है जिसको तुम्ब वन के नाम से जाना जाता है। इनके शासक हुआ करते थे घटोत्कच गुप्त। घटोत्कच गुप्त कौन थे? श्रीगुप्त के बेटे थे। जो श्रीगुप्त जिनके नाम पर ये गुप्त वंश चलता है, ये सामंत हुआ करते थे, उनके बेटे का नाम घटोत्कच गुप्त है और उनके बेटे चंद्रगुप्त थे जो स्वतंत्र शासक हुए हैं, वास्तविक संस्थापक जिनको कहा जाता है। तो घटोत्कच गुप्त का वर्णन जो है तुमेन अभिलेख से मिल जाता है, शिलालेख से मिल जाता है। स्कंदगुप्त आए फिर कुमारगुप्त के बाद, ये आखिरी शक्तिशाली शासक है गुप्त साम्राज्य के। और इनके समय तक तो हूण आक्रमण करने लग गए थे और हूणों को रोका इनने, सफलता रोक के रखा, विरोध करा। 459 में हूण आक्रमण, चीनी जनजाति ये भी हुआ करती थी, इनने आक्रमण करे। 5वीं शताब्दी में तोरमण के नेतृत्व में फिर हूण आक्रमण हुए और एरण की बराह मूर्ति जो है वहां पर अभिलेख मिला। उस अभिलेख में तोरमण के बारे में पता चलता है, ये हूण जनजाति के थे। तोरमण के पुत्र हुए मेहरकुल। मेहरकुल जो है इन्होंने अधिकार कर लिया पश्चिमी मालवा, जब तक स्कंदगुप्त का शासन खत्म हो चुका था। गुप्त साम्राज्य अब उत्तरवर्ती गुप्त काल में क्या हो गया था? तब्दील हो गया था। शक्तिशाली नहीं थे शासक, क्या कर सकते हैं भाई, शासक शक्तिशाली है तो कोई भी शासक हो उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो मुगल साम्राज्य हो, चाहे वो गुप्त साम्राज्य हो, चाहे वो मगध साम्राज्य हो। जहां तक शक्तिशाली शासक है वहां तक ठीक है, जहां कमजोर आया हटा दिया गया। कमजोरों की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे राजपाट में, यही होता है, ठीक है। तो भैया मेहरकुल ने पूरे पश्चिमी मालवा तक अधिकार कर लिया। इसकी पूरी जानकारी कहां मिल जाती है? ग्वालियर अभिलेख में मिल जाती है ना। मीटर कहोम ये अभिलेख हैं स्कंदगुप्त से संबंधित और इनका अधिकार मालवा विंध्य महाकौशल पूरे क्षेत्र में किसका? समुद्रगुप्त का हुआ करता। भानुगुप्त ये आखिरी शासकों में से एक हैं गुप्त साम्राज्य के। इन्होंने हूणों से युद्ध के दौरान इनके सेनापति थे गोपीराज। ये गोपीराज मारे गए, इस हूणों से युद्ध कर रहे थे तो सेनापति एक्सपायर होगा। अब सेनापति की बीवी क्या होगी? सती हो जाएगी। तो सती प्रथा के पूरे साक्ष्य का पहला उल्लेख भारत में एरण अभिलेख में मिलता है इसी, ठीक है। एरण अभिलेख किसका है? ये भानुगुप्त का एरण अभिलेख है। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सती प्रथा के सबसे पुराने साक्ष्य, सबसे पहले साक्ष्य कहां मिलते हैं? इसी एरण अभिलेख में मिलते हैं, ठीक है। किसका है? ये भानुगुप्त का अभिलेख। एरण कहां है? सागर के पास, ठीक है भाई। ये सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। गुप्त वंश के अभिलेखों की बात करें मध्य प्रदेश में तो समुद्रगुप्त ने इलाहाबाद में प्रयाग प्रशस्ति लिखवाई है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख कहलाता है। इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने भैया पूरे भारत को जीत लिया था, है ना। हाँ भाई साहब, तो इसके अंतर्गत उन्होंने मध्य प्रदेश के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया था। कौन कौन से? कोई मालवा अलवा वाला क्षेत्र। एरण से जो अभिलेख मिला है उसके हिसाब से जो आसपास का क्षेत्र है सौभोग नगर कहलाया समुद्रगुप्त के, एरण के आसपास, ठीक है। समुद्रगुप्त यहाँ पर स्वभोग करते थे, विश्राम कर रहे थे, ठीक है, भोग विलास कर लेते थे। उदयगिरी की पहाड़ियां जो है विदिशा के पास, वहां पर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य इनके संधि विग्रह वीरसेन का अभिलेख मिलता है। संधि विग्रह मतलब जो आज के विदेश मंत्री है ना भैया, संधि यदि करवाने वाले, वही है संधि विग्रह, ठीक है। हमने पूरी की पूरी प्रशासनिक शब्दावली भी वीडियो में डाली हुई है, जाके देख लेना भैया, वहां पे प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। तो संधि विग्रह के जो थे इनका नाम वीरसेन है और इनका अभिलेख मिल जाता है जिसमें बहुत सारी जानकारी उदयगिरी में मिल जाती है गुप्त साम्राज्य के संबंधित। इसी क्षेत्र में चंद्रगुप्त द्वितीय के सामंत हुआ कर रहे थे सनकानिक महाराज, ठीक है। सो इनका भी अभिलेख मिल जाता है और इसको बोलते हैं कि भैया ये गुप्त संवत। गुप्त संवत किसने चलवाया था? चंद्रगुप्त ने 319 एडी में चलवाया था। 319 से 82 साल जोड़ दो, सो उसी समय की बात है, 401 402 ईस्वी की, एडी की। इसको माना गया है इस समय का क्या? अभिलेख, ठीक है। चलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी कुमारगुप्त, ये भैया गुप्त संवत में 116, गुप्त संवत 116 का एक शिलालेख मिला है।
जो तुमेन में मिला है, तुमेन है जिसको तुम्बन के शासक घटोत्कच गुप्त का वर्णन मिल जाता है, जिसमें हमने डिस्कस किया हुआ है। इसी से कुमारगुप्त पहले के शासन की जानकारी मिल जाती है। मंदसौर में मालव संवत 493 के एक शिलालेख में भी इनकी जानकारी मिलती है। मंदसौर में बंधु बर्मन, इनसे पहले 2 शासकों के अभिलेख मिले हैं, जिसमें मालव संवत 461 476 का माना जाता है और गुप्त संवत 106 का उदयगिरी शिलालेख मिल जाता है कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल का। ठीक है, सो ये सारी के सारे अभिलेख हैं। और भैया बात करें तो मालव संवत 524 मंदसौर शिलालेख स्कंदगुप्त का मिल जाता है। इसी प्रकार सुपिया का स्तंभ लेख है, जिसे गुप्त संवत 141 यानी कि वो उसी समय स्कंदगुप्त के समय का है। ठीक है, बिंद पर शासन इनका चल रहा था, हूणों का सफलतम इन्होंने विरोध करके रखा था। तो भैया ये गुप्त साम्राज्य हो गया। गुप्तों के बाद तो भैया फिर छुटपुट शासक आने लग गए, जिनमें परिवाजरक वंश हो गया, पांड राज्य हो गया, उच्चकल्प राज्य हो गया। चलो इनकी बात कर ले, छोटी छोटी बात है, ज्यादा नहीं है, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। परिवाजरक वंश जो है पन्ना का है। कहाँ का है? पन्ना का है, बुंदेलखंड क्षेत्र है ना। संपूर्ण बुंदेलखंड तक इनकी सत्ता स्थापित थी। ये पहला ऐसा वंश है। इनके राजा पहले जो थे राजा देवोदय हुआ करते। कौन भैया? देवोदय। इसके अलावा खोह और मजगुआ ये जगह का नाम है जो सतना में पड़ती है। यहां पर ताम्र पत्र मिल जाते हैं जो कि हस्तिन से संबंधित है। परिवाजरक वंश। उच्च कल्प राज्य ये सतना में है। सतना भैया बघेलखंड पड़ता, उछेरा है ना, सतना का पुराना नाम उछेरा हुआ करता था। और ओघदेव, कुमारदेव, जय स्वामिन, व्याघ्रराज, जयनाथ, सर्वनाथ ये सब राजा हुए हैं उच्च कल्प राज्य के। याद रखिए, जो कहां चल रहा था? सतना में, जिसको पहले उछेरा कहा जाता। तो उसी समय का है। गुप्त साम्राज्य के बाद के ये छोटे छोटे राजवंश हैं जो चले हैं। पांड राज्य है ना, पांडव वाले पांड राज्य नहीं है, लेकिन हाँ नाम पांड उसी के हिसाब से रखा है। पांड शासन नीचे भी चला है दक्षिण भारत में। ठीक है, तो अमरकंटक के आसपास मैकल श्रेणियों में यह पहले राजा, यहां पर जयबल, अंतिम राजा भारत बल हुए हैं। किसके? पांड राज्य। छोटे छोटे राजवंश रहे हैं जो गुप्त साम्राज्य के बाद कुछ कुछ समय के लिए रहे। ठीक है भाई, देखो जहां जैसे शक्तिशाली रहे उस हिसाब से काम कर लिया। सामंत ही थे छोटे छोटे, जो आगे चल के क्या हो जाते हैं? राजा बन जाते हैं। फिर इनको कोई दूसरा राजा हराता है। जब तक शासन चल रहा है चलता रहे। चलिए, सैल वंश एक छोटा सा महाकौशल में ये चल रहा था। महाकौशल यानी जबलपुर वाला क्षेत्र। ठीक है, प्रथम राजा इसके श्रीवर्धन हुए, अंतिम राजा जयवर्धन हुए। राघौली ताम्रलेख से जो बालाघाट में है, यहाँ पर जयवर्धन की जानकारी मिल जाती है। इन्होंने ही ये उत्कीर्ण करवाया था ताम्रपत्र। तो बस इसी में ये भाई छोटे छोटे राजा महाराजा जो हैं ये अपनी जानकारी लिखवा देते थे। भाई इतिहास में नाम कैसे होगा? ऐसे ही तो होगा। या तो क्या बोलते हैं, पढ़ने लायक कुछ लिख जाओ, और या खुद ऐसे बन जाओ कि भाई क्या हो जाओ, तुम्हारा नाम हमेशा। या तो खुद लिख जाओ, और या फिर काम ऐसे कर जाओ कि लिख जाए दूसरे, आपका नाम लिख दे, तो इतिहास में आप शुमार होगा। ये काम चल रहा है राजा महाराजाओं का। ठीक है भाई, नहीं तो कौन जानता? कोई नहीं जानता। चलो अब भैया बुंदेलखंड पर परिबाजरक वंश जो है भैया, ये गुप्तों के सामंत हुआ करते थे। हम बात कर ही रहे कि हमेशा सामंत ही होगा। कोई भी साधारण व्यक्ति कभी भी राजा नहीं बन सकता। या तो जुगाड़ होनी चाहिए, या फिर आपके पास ऑप्शन होने चाहिए। भाई सेनापति, सामंत ये उस लेवल के लोग होते थे, जमींदार टाइप के लोग, जिनके पास खुद की सेना है, पैसा है। कल के दिन मौका मिला तो मौके पे चौका मार दिया, राजा को मार दिया। और राजा को मार दिया तो तुम्हारी पूरी सेना जो है वो तुम्हारी सुनेगी, क्योंकि तुम हेड हो गए। कौन क्या कर सकता है? कोई जमीन से जुड़ा व्यक्ति, बिल्कुल शुरुआती व्यक्ति राजा को नहीं मार सकता। कम ही होता है, ना के बराबर एक आध कांड ऐसे मिल जाए, अपवाद जिनको कहते हैं। नहीं तो हमेशा से क्या होगा कि आपके आस पड़ोस के अपने ही गिराते हैं नशीमन पे बिजलियां, वही होता है। ठीक है, सो ये अपने ही लोग हैं, सामंत है। परिवाजरक भी गुप्तों के सामंत थे। बाद में क्या करा इनने? हत्या लिया। तो भैया पहला अभिलेख जो है खोह से मिल जाता है इस वंश का। और भैया गुप्त संवत 156 का इसको माना गया है। गुप्त संवत 156 मतलब 319 में गुप्त संवत स्टार्ट हुआ, और 156 यहां जोड़ लो, 9 6 15 और 7 और 4 475 के आसपास। 475 की अगर हम बात करें भाई साहब, तो 475 यानी कि कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त की बात है। तो स्कंदगुप्त तो आखिरी शक्तिशाली शासक हुआ कर रहे थे गुप्त वंश के। अब वो आखिरी शासक हो रहे थे, तो बस छुटपुट जगह जहां जो मिल रही थी, इन्हीं लोगों ने क्या कर लिया? हत्या। ठीक है, सो इन राजाओं ने 3 और लेख लिखे हैं गुप्त संवत 163 के, इसके बाद के, फिर 70 के और 91 के। किसने? परिवाजर को। यह खोह में, जबलपुर में और मजगुआ से प्राप्त हो जाते हैं। कौन से? ये अभिलेख। तो इसी जगह पे शासन हो रहा होगा परिवाजरकों का। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हस्तिन एक अन्य स्तंभ अभिलेख है जो भूमरा से मिल जाता है।
हस्तिन राजा हैं उनका अभिलेख है ये, ठीक है। चलिए, इससे क्रमशः गुप्त संवत 199 209 का माना गया, यानी बिल्कुल खत्म, परवर्ती गुप्त काल चलने लग गया। स्कंदगुप्त के बाद परवर्ती गुप्त काल चालू हो जाता है। बिल्कुल ये शक्तिशाली शासक नहीं बनते, ठीक है, सब फालतू के शासक थे, मतलब बिल्कुल बेकार थे, कमदार थे ही नहीं। ये अभिलेख जो है शासकों के द्वारा जीते गए राज्यों की सीमा निर्धारण में सहायता करते थे। भैया उन्होंने लगा दी ये सीमा रेखा हमारी है इस राज्य की, तो इसकी जानकारी मिल जाती है। संक्षोभ, संक्षोभ के बाद इस वंश के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, संक्षोभ आखिरी शासक रहे होंगे। उच्चकल्प, उच्चकल्प वंश जो रहा है, महाराज उच्चकल्प महाराज परिबाज्रक के समकालीन पड़ोसी हुआ करते थे। उच्चकल्प जो राजवंश है जिसकी हमने बात करी, और ये भी गुप्तों के ही सामंत हुआ कर रहे थे। देख लो भाई, कमजोर पड़े मौके पे चौका, यही हो रहा है, ठीक है। इस वंश का पहला अभिलेख महाराज जयनाथ का मिल जाता है, जिसे 174 गुप्त संवत का माना जाता है। 174 गुप्त संवत यानी 319 और 174 जोड़ दो तो 9 4 13 1 8 9 और 4 493। 493 में तो स्कंदगुप्त भी निकल लिए थे, यानी खत्म, पूर्वगुप्त वगैरह बचे थे, ठीक है। सो वहां पे भाई आप चल पा रहे थे। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, प्राचीन भारतीय क्या, मध्य प्रदेश का इतिहास हमने पढ़ लिया, जिसमें हमने पूरी चीजें बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली। अब अगर दिमाग में कोई डाउट बचा हो तो जरूर कमेंट करिएगा। थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया वीडियो, लेकिन इसको पूरा करना भी जरूरी था, नहीं तो बीच बीच में फिर समस्या हो जाती, कनेक्टिविटी नहीं बैठती। जहां भी दिक्कत आए, मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारे प्लेलिस्ट में पूरे के पूरे वीडियो पड़े हैं इन सारे वंशों से संबंधित, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो एक बार वो देख लीजिएगा, और इस वीडियो को पूरा देखना है। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करना तो भूलना नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टॉपिक क्या है, ये दूसरा भाग है, यानी हम मध्यकालीन मध्य प्रदेश की बात करने वाले हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।